Hey everyone, this is Shweta. Welcome to UPSC वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं गुप्त काल के जीवन के बारे में। तो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर हुआ था वहां पर हमने जाना था गुप्तास के बारे में वन बाय वन कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर थे। ओके, जहां पर हमने चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में जाना था, समुद्रगुप्त के बारे में जाना था, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जाना था। ये तीनों ऐसे रूलर्स थे जिनके टाइम पीरियड में गुप्तास का एम्पायर बिल्कुल अपने पीक पर पहुंच जाता है, चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। ओके, और इसके बाद से हमने आज जानना है कि जो गुप्त काल वाला समय था, यहाँ का समाज कैसा था, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, शूद्रों की स्थिति कैसी थी। ये सारी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करना चाहेंगे। और गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो क्यों गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी वजह से इसे गोल्डन एज या गोल्डन पीरियड के रूप में जाना जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें हमारे आज के सेशन के डिस्कशन का पार्ट होने वाली है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। लेकिन उसके पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे कुछ बैचेस हैं। तो आप में से जो भी कैंडिडेट 2024 में यूपीएससी सीएससी एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो आप हमारे इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं प्लान मैनर में प्रिपरेशन के लिए। और प्लान मैनर में प्रिपरेशन के लिए। और दूसरा ये कि अगर बाकी यूट्यूब पे तो फ्री क्लासेस चली है, तो यहाँ पर आपको सब कुछ हम प्रोवाइड करा ही रहे हैं, वहां पे थोड़ा सा टाइमली चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को, करते हैं एक बार क्विकली रिवाइज और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, और देखो ये रिवीजन कराने का मोटिव मेरा सिर्फ इतना रहता है कि आप चीजों को भूले नहीं कि हम कहाँ से चले थे और हमारी जर्नी कितनी लंबी थी, कब से स्टार्ट हुई थी। जहाँ पे हमने आर.एस. शर्मा पढ़ना चालू किया था, बहुत ही सुंदर किताब है। आपने पूरी जर्नी में हमारा साथ दिया, लास्ट तक आप लोग बने रहे। आज भी बच्चे वीडियोस लगातार देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। तो बस इसके लास्ट के हमारे कुछ चैप्टर्स और बचे हैं, लेकिन हम पूरे स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री वो कहाँ से स्टार्ट करा था बच्चों? स्टोन एज से स्टार्ट करा था, या फिर जिसे आप पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, स्टोन एज के टाइम पीरियड की बात अगर हम देखें तो हमें पता लगता है कि 2 लाख ईसा पूर्व से लेकर लगभग 3000 ईसा पूर्व का जो काल था, इसे हम पाषाण काल के रूप में जानते हैं। ठीक है, इस पाषाण काल के हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे। पहला जिसे आपने बोला था पैलियोलिथिक या फिर पूरा पाषाण काल, दूसरा जिसे आपने बोला था मीजोलिथिक या फिर मध्य पाषाण काल, तीसरा जिसे आपने बोला था नियोलिथिक या फिर नव पाषाण काल। ठीक है, इस पैलियोलिथिक के भी हमने 3 पार्ट्स करके देखे थे, अपर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक और लोअर पैलियोलिथिक, सॉरी लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। इस तरह से हमने देखा था निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, फिर हमने देखा था स्टोन एज जब एंड पर अपने चल रहा था, जब हमने एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री सीख लिया था, उसी समय एक मेटल इंट्रोड्यूस्ड होता है जिसका हम बोलते हैं कॉपर। तो वो टाइम पीरियड जब स्टोन प्लस कॉपर दोनों साथ में मिलाकर यूज होता है, या स्टोन प्लस मेटल दोनों साथ में मिलाकर यूज होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम ताम्र पाषाण काल, या फिर इसे क्या कहा जाता था? चाल्कोलिथिक टाइम पीरियड कहा जाता था। तो फिर हमने किसके बारे में पढ़ा? चाल्कोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा, इनकी लाइफस्टाइल वगैरह सब कुछ हमने देखा, जो लगभग हमें 3000 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास दिखाई देती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर ये हमें दिखता है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं हमारे देश की पहली अर्बन सिविलाइजेशन, विश्व की जो प्रारंभिक नगरीय सभ्यता थी मिस्र, मेसोपोटामिया, उसके पैरेलल भारत में चल रही थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर आप जिसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इसका टाइम पीरियड हमने पढ़ा था अप्रॉक्स 2700 बीसी से लेकर 1750 ईसा पूर्व या फिर ईसा पूर्व या बीसी तक का टाइम पीरियड है, उसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जानते हैं। फिर लगभग 250 साल का हमें गैप दिखाई देता है, जहां पर यही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का काल चल रहा था। फिर हमें दिखाई देता है वैदिक एज या फिर वैदिक काल। वैदिक काल के बारे में आपने बहुत डिटेल से जाना था। इस वैदिक काल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा था। फर्स्ट वन जिसे आप बोलते हैं अर्ली वैदिक टाइम पीरियड, सेकंड वन जिसे आप बोलते हैं लेटर वैदिक टाइम पीरियड। इस वैदिक एज का टाइम पीरियड हमें दिखाई देता है 1500 से लेकर अप्रॉक्स 600 बीसी तक का टाइम पीरियड हमें वैदिक एज या वैदिक काल के रूप में दिखता है। ठीक है, वैदिक काल के बाद से हम नेक्स्ट आ गए। नेक्स्ट हमारा टाइम पीरियड क्या था? महाजनपद काल। ठीक है, तो हमने सारे के सारे महाजनपद के बारे में पढ़ा। वो हमने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा। वो 16 महाजनपद में से एक जो महाजनपद था 600 ईसा पूर्व के आसपास दिखाई देता है, एक महाजनपद था जिसका नाम था मगध महाजनपद। वो मगध महाजनपद ही किसमें? एम्पायर के रूप में कन्वर्ट होता है, और उस एम्पायर का नाम क्या होता है? वन बाय वन हमें उस पर रूल करते हुए दिखाई देते हैं मगध साम्राज्य में। कौन? सबसे पहले हर्यंक डायनेस्टी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी। तो इसका टाइम पीरियड लगभग चलता है 600 से लगभग 320
323 बीसी या फिर ईसा पूर्व के आसपास। नेक्स्ट हमने पढ़ा इसी मगध पर आगे कौन रूल करते हैं, मौर्यंस रूल करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से, विष्णुगुप्त, कौटिल्य या फिर चाणक्य की सहायता से। और उस टाइम पीरियड को हमने किस नाम से जाना था, मौर्यन एम्पायर के नाम से जाना था। ओके, लगभग 323 बीसी से लेके 185 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है उसे हम मौर्य काल के नाम से जानते हैं। मौर्य काल में हमने 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोका। ओके, फिर मौर्यन एम्पायर टूटा और उसके बाद हमें जो टाइम पीरियड दिखाई देता है उसे हम पोस्ट मौर्यन एम्पायर कहते हैं या फिर उसको मौर्योत्तर काल के रूप में जानते हैं। लगभग 180 ईसा पूर्व से लेकर, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ईसा पूर्व से लेकर कब तक, अप्रॉक्स हमारा 320 एडी या ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है उसे हम पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड के रूप में जानते हैं। इस पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में हमें भारत में 3 क्षेत्र दिखाई देते हैं। एक ये वाला इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जहां पर हमें फॉरेन इन्वेडर्स दिखाई देते हैं, इंडो ग्रीक, शक, पार्थियंस, कुषाण, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एक इंडिया का ये जो नदन वाला पार्ट है, यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं शुंग, कण्व, चेदी, और ये दक्कन वाले रीजन में बाद में ये यहाँ जाके सातवाहंस भी रूल करते हैं। और एक भारत का बिल्कुल दक्षिणी हिस्सा जहां पर हमें संगम एज या संगम काल दिखाई देता है, जहां पर हमने चोल, चेर, पांडे के बारे में पढ़ा था। तो बेसिकली पोस्ट मॉडर्न वो टाइम पीरियड है जब पूरे इंडिया जो है या इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहां उसके हमें 3 पार्ट्स दिखाई देते हैं। यहाँ पर विदेशी शासक रूल कर रहे थे, यहाँ पर देसी उत्तराधिकारी रूल कर रहे थे, और यहाँ पर संगम काल के रूप में हमें चोल, चेर, पांडे राज्य दिखाई देते हैं, जो कि मौर्यों के आगे के हमें या मौर्यंस के समय सीमावर्ती क्षेत्र के रूप में दिखते थे, वही आगे अपने छोटे छोटे किंगडम्स एस्टैब्लिश करते हैं। ओके, फिर हमने देखा पोस्ट मौर्यन के बाद कौन सा टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था, गुप्ता एज स्टार्ट हुआ था। ओके, तो नेक्स्ट हमने जो हमारा लास्ट सेशन था वहाँ पे गुप्ता टाइम पीरियड या गुप्ता एज के बारे में पढ़ा था। और गुप्ता एज हम मानकर चलते हैं लगभग देखो वैसे तो 275 ईस्वी से ही, और हाँ बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया था, बहुत अच्छी चीज़ है। लास्ट जो हमारा लेक्चर था मैंने कॉमेंट सेक्शन में पूछा था बताइएगा कि किसने गुप्त वंश की स्थापना की, तो सब बच्चों ने आंसर दिया, श्रीगुप्त के बारे में बताया, घटोत्कच गुप्त के बारे में बताया। तो बस इस तरह से आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहा करिए चीज़ों को। तो लगभग 275 के आसपास ही हमें गुप्त साम्राज्य की नींव पड़ते हुए दिखाई देती है, जिनके बारे में बोला जाता है कि वो कुषाण के ही सामंत थे, इस क्षेत्र में वो स्टैब्लिश हुए थे। ठीक है, लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें गुप्ता एम्पायर के एक्चुअल जो नींव है, एक्चुअल फाउंडेशन है, वो हमें दिखाई देता है लगभग 319-320 ईस्वी से लेकर लगभग 550 तक जाते हुए दिखाई देता है। ये वो टाइम पीरियड था जब गुप्त साम्राज्य जो है वो अपने चरम पर था, जिसमें हम 3 फेमस रूलर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़कर आए थे प्रीवियस लेक्चर में, चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर समुद्रगुप्त और फिर चंद्रगुप्त सेकंड, जिसके दरबार में हमें 9 ज्वेल्स या 9 रत्न दिखाई देते हैं। तो अभी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि हमने लास्ट सेशन में केवल रूलर्स के बारे में जाना था। आज हम इस गुप्ता टाइम पीरियड में, ये लगभग जो आपका 200 साल का टाइम पीरियड है, 300 से 400, 500, 550, तो ये 200 साल 250 साल में क्या था, गुप्ता जो एज था या उनकी टेरिटरी थी, उनके समय का सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और डायरेक्ट हम हमारे चैप्टर पर आते हैं। देखो ये जो चीज़ें ना ये करनी बहुत ज़रूरी है। मैं हर क्लास में ये स्टार्टिंग में इसीलिए सिर्फ कराती हूँ क्योंकि चीज़ें जो है वो आप कनेक्ट कर पाए। और बच्चों के मैं कॉमेंट्स देख रही थी, तो बच्चों बोल रहे थे कि मैम छोड़ के आप पढ़ा रही हैं, क्या छोड़ा है भाई, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पार्ट रह गया था, वो भी पार्ट इसलिए क्योंकि पार्ट्स में बेसिकली लेक्चर्स आते नहीं है हमारे, और वो पार्ट 1 चला गया था, काफ़ी लंबा हो गया था, तो अभी उसका पार्ट 2 अपलोड करा देंगे। लेकिन सेशन जब एंड होगा ना, जैसे ये बुक कंप्लीट होगी तब उसका एक पार्ट जो है वो डलवा देंगे, लास्ट में डलवाएंगे ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो, मतलब एक वो आपकी टूटे ना लिंक, है ना। और दूसरा बच्चों के एमसीक्यूज को लेकर क्वेश्चन आ रहे थे, तो देखो जो हम मिडेवल वगैरह चालू करेंगे उसमें तो पैरेलली एमसीक्यूज चलाएंगे। एंशिएंट के लिए मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी 5 चैप्टर्स ही बचे हैं, ठीक है, 5-7 चैप्टर हैं, तो अब 5-7 चैप्टर के लिए अगर हम एमसीक्यूज अभी लेकर आ रहे हैं तो उसमें क्या है कि स्टार्टिंग के तो हुए नहीं है, तो इसलिए क्या करते हैं पहले इन चैप्टर्स को हम कंप्लीट कर लेते हैं, और इन चैप्टर्स को कंप्लीट करके थोड़ा हो जाएगा एमसीक्यू, थोड़ा नहीं हो जाएगा, उससे अच्छा है इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। बस आप लोग अच्छे से रिवीजन दीजिए, जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा हम लगातार एमसीक्यूज के सेशंस चला देंगे, ठीक है। तो इसकी जगह जो क्लास स्टार्ट होगी हम कुछ हफ्ते एमसीक्यूज ही करा देंगे चैप्टर 1 से लेके लास्ट तक, ठीक है। वो अच्छा भी हो जाएगा, आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा, उसमें हम एमसीक्यू के साथ साथ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे और आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न पर हम चलेंगे जो मैंने डिसाइड किया है, बाकी देखते हैं क्या रहती है प्लानिंग। चलो फिर आ जाते हैं डायरेक्ट हमारे चैप्टर पे।
गुप्तकालीन जीवन, यानी कि गुप्तों के टाइम पीरियड में किस तरह से हमें जीवन दिखाई देता है। गुप्तों का ऑलरेडी मैंने आपको मैप पर दिखा रखा है लोकेशन, कि ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र था ना, ये गुप्तों के नियंत्रण में था, ठीक है। अभी भी दक्षिण भारत जो है वो गुप्तों के नियंत्रण में नहीं है। हाँ, कभी कुछ समय के लिए थोड़ा क्षेत्र आया था। गुप्तों के पैरेलल हमें यहाँ पर एक रूल करते हुए दिखाई देते हैं, जिनका क्या नाम था, वाकाटक था। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो वाकाटक जो है वो गुप्तों के समानांतर यहाँ पर रूल करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। सभी के समझ में आ गया। गुप्तों के पैरेलल हमें यहाँ पर कौन दिखाई दे रहे थे, उनके पैरेलल हमें यहाँ पर शक दिखाई दे रहे थे। शक और गुप्तों के बीच में वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए थे, ये भी हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ठीक है। तो अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रशासन, किस तरह से ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा था मगध एम्पायर के टाइम पीरियड से, तो उसको लिंक करते हुए ही आपको आगे बढ़ना है कि क्या क्या चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो मौर्य राजाओं के विपरीत, मौर्यंस के बाद पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न के बाद गुप्ताज आए हैं। तो यहां पर ये किससे कंपेयर कर रहा है, मौर्यन से बात कर रहा है कि मौर्य राजाओं के विपरीत गुप्त राजाओं ने परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक आदि आडंबरपूर्ण उपाधियां धारण की, जिससे साम्राज्य के भीतर छोटे छोटे राजाओं के शासन के संकेत मिलते हैं। अब यहां पर प्रशासन बताने के पहले आपको बता रहा है कि एक्चुअली इनका स्ट्रक्चर कैसा था। कैसा स्ट्रक्चर था थोड़ा सा जानिएगा। देखो, दो तरह की पद्धति होती है, एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड, जिसको हम बोलते हैं केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण स्ट्रक्चर क्या है, जब पावर ग्राउंड लेवल पर लोगों के पास ना होकर ऊपर स्थित किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों के समूह के पास ही सारी शक्ति हो और वही एक्चुअल डिसीजन मेकर हो, वही वहां बैठकर पूरे सभी लोगों के लिए चीजें डिसाइड कर रहे हो, तो इसे बोलते हैं क्या, सत्ता का केंद्रीकरण। जब पावर नीचे से ऊपर की तरफ चले जाती है इन कुछ लोगों के पास में, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, ओके। और जब पावर यहां से यहां की तरफ आ जाती है, यानी अकेले ये कुछ लोग डिसीजन मेकर नहीं होते बल्कि आम लोग निर्णय ज्यादा लेते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम या फिर विकेंद्रीकरण, जहां पे शक्ति जो है विकेंद्रीकृत हो जाती है, यानी आम लोगों के बीच में बढ़ जाती है, वो लोग भी डिसीजन का पार्ट बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम मौर्यंस की बात करें तो मौर्यंस में सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है, केंद्रीकरण सिस्टम, यानी वहां पर हमें पता लगता है कि ज्यादा जो पावर है ना, वो राजा, उसके जो पुत्र हुआ करते थे राजकुमार, उन लोगों के पास राजा, पुरोहित, सेनानी, इनके माध्यम से शासन देखता था, यही मेन डिसीजन मेकर होते थे, ओके। लेकिन आपको पता है कि मॉडर्न्स के बाद जो पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड आया, उसमें हम सातवाहन के बारे में देखते हैं कि यहाँ पर जब सातवाहन रूल करते हैं तो ये बहुत बड़े लेवल पर भूदान, ग्राम दान देना चालू करते हैं, ठीक है। और अब उनके पास में धीरे धीरे, जैसे पहले भी भूमिदान हमें दिखाई देता है पुरोहित वगैरह को, लेकिन अब जो भूदान, ग्राम दान होंगे वो केवल इसलिए नहीं दिए जा रहे थे कि आपको दान दे दिया, आप वहां पे खेती करके टैक्स वसूली करो, बल्कि ये भी हमें दिखाई देता है कि उस समय जो भूदान दिया जा रहा है उस पर प्रशासनिक अधिकार भी धीरे धीरे देने चालू हुए। यानी कि अगर किसी ब्राह्मण को या किसी को वो क्षेत्र दिया है तो वो वहां से टैक्स की वसूली नहीं करेंगे, बल्कि वहां का लॉ एंड ऑर्डर भी वो मैनेज करने लग जाएंगे। अब लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करने के लिए वो वहां पर क्या रखेंगे, कुछ सेना रखेंगे, कुछ सिपाही रखेंगे, यानी उनका एक अपना छोटे लेवल पर छोटा सा एक स्ट्रक्चर डेवलप होते हुए दिखाई दिया, ठीक है। अब वो धीरे धीरे अगर पावरफुल हो जाए, जैसे जैसे उनको ज्यादा टैक्स मिलने लग जाएगा, वो अपनी और सेना रखेंगे, और इतनी सेना रख लेते थे कि वो आसपास के क्षेत्रों को अटैक करके जितने भी लग गए थे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ से डेवलप हुआ वो कब तक जाएगा, गुप्तों के टाइम पीरियड में जाएगा। अब गुप्तों के टाइम पीरियड में हमें दिखाई देता है कि ग्राउंड लेवल पर ऐसे कई सारे छोटे छोटे क्षेत्र उभरते हुए दिखाई देते हैं। वो क्षेत्र इंडिपेंडेंट नहीं थे, वो क्षेत्र उन्हीं सामंती व्यवस्था के अंतर्गत थे, लेकिन ये सामंती फ्यूडेटरी सिस्टम जो आया था, इसमें सामंत इतने पावरफुल होते थे कि राजा अकेले डिसीजन मेकर नहीं होता था। इवन राजा के पास बहुत बड़ी सेना भी नहीं होती थी। जब भी राजा को युद्ध लड़ना होता था गुप्त काल में, तो ये इन्हीं लोगों से बोलते थे कि तुम अपनी सेना भेज दो हमारी सहायता के लिए। इवन राजा अकेले इनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाता था, ये बहुत पावरफुल हो गए थे। तो अब आप किसी के पास पावर है और फिर आपको अपनी पावर दिखानी है, तो आप सिंबल्स यूज करना चालू करोगे। फॉर एग्जांपल, किसी घर में है जो उनके घर के मालिक है, उनके पास एक्चुअल में शक्ति कुछ नहीं है, डिसीजन मेकर सारे घर के बच्चे ही हैं, वही सारे डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन फिर भी शक्ति दिखानी है, तो घर के बच्चे डिसीजन लेके आगे किसको कर देंगे बोलने के लिए, हाँ या ना, उस मालिक को, कि भैया तुम हाँ या ना या इस तरह की चीजें बोलो। या फिर उसको उस तरह से कपड़ा पहनावा दिया जाएगा कि ये जब बैठे या बात करे तो लगे कि यही एक्चुअल डिसीजन मेकर है, लेकिन है नहीं। मतलब सिंबल्स यूज करोगे, पहनावा यूज करोगे,
इस तरह से। तो बस यहाँ पर भी ऐसा ही था। जो पोस्ट मॉडर्न के बाद हमने देखा ये जो सामंती व्यवस्था डेवलप हुई गुप्तास के टाइम पीरियड में, इस सामंती व्यवस्था ने बहुत मजबूती पकड़ ली थी। अब ऐसी स्थिति में राजा, बाकी जो छोटे छोटे राजा बन रहे हैं वो उससे स्वतंत्र नहीं है, वो है उसी के अंडर में, लेकिन उसके पास अपनी सेना है। तो उससे ज्यादा अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए बड़े बड़े टाइटल्स जोड़ेंगे नाम के साथ में, मतलब कोई नाम है उसके साथ महाराजाधिराज, महापरम भट्टारक, आप समझ गए, ताकि उनके नाम के कंपैरिजन इसका जब नाम इस टाइटल के साथ लिया जाए तो एक उसमें वेट लगे, एक उसमें भार लगे। आप समझ पा रहे हो? तो ये चीज हमें यहां से दिखाई देती है कि मौर्यंस का जो प्रशासनिक ढांचा था वो सेंट्रलाइज था, लेकिन जो गुप्तास का प्रशासनिक ढांचा था वो डिसेंट्रलाइज था। और ये पता लगता है कैसे ये जो बड़े बड़े टाइटल्स लिए जा रहे हैं, इन टाइटल से पता लग रहा है कि ये अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑफिशियली एक्चुअली है नहीं। इसका मतलब क्या है कि साम्राज्य में छोटे छोटे राजाओं का उद्भव हो चुका है। हालांकि ये राजा इंडिपेंडेंट नहीं है, ये राजा इन्हीं के अंदर में सामंती व्यवस्था के तहत शासन कर रहे हैं, ठीक है। राज्य वंशागत था, यानी कि हमें पता लगता है कि इस समय भी मौर्यंस की तरह ही जो राजा का पद था वो वंशानुगत था, वंश परंपरा पर चल रहा था, ठीक है। राजगद्दी हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को नहीं मिलती थी, जिससे अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती थी। अब देखो, एक होता है ना उत्तराधिकारी, कौन आपका उत्तराधिकार बनेगा। जैसे आज हमारे देश में एक प्रॉपर सिस्टम लाया गया है, प्रॉपर लॉ है, जो हमारे सिविल लॉज होते हैं उसमें कि भाई अगर किसी माता पिता के 3 बच्चे हैं, बेटा है बेटी है, तो आगे उनका उत्तराधिकारी सिस्टम कैसे होता है, तीनों के बीच कैसे संपत्ति बंटती है। महिलाओं को भी अब संपत्ति में जगह दे दी गई है, थोड़ा सा स्टेटस हमारा सुधारा गया है। हालांकि बहुत अच्छे से अभी भी नहीं हुई है चीजें एग्जीक्यूट, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर बस इतनी बात है कि राजपद वंशागत था, अब वंश परंपरा पर आधारित था। तो एक बाप के 5 औलाद, अब वो 5 बच्चों में से कौन बनने वाला है उत्तराधिकार, इसके लिए कोई नियम कानून तो था नहीं। जैसे कहीं कहीं पे ऐसा नियम कानून होता था कि जो बड़ा बेटा होगा, ज्येष्ठ पुत्र होगा, वही बन जाएगा उत्तराधिकारी, लेकिन ऐसा नियम नहीं था। इसकी वजह से अनिश्चितता थी। तो प्रशासन में हमें की अनिश्चितता दिखाई देती कि फिक्स नहीं है कौन उत्तराधिकारी बनेगा, तो कई बार क्लैश हो जाते थे, वो आपस में ही भिड़ जाते थे। समझ में आ गया? पद के लिए, राजा बनने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट। इनके द्वारा ब्राह्मणों को उदारता पूर्वक दान दिया जा रहा था। ये बता रहा है कि इस समय हमें एक नई व्यवस्था दिखाई दी, भयानक लेवल पर ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा था इस टाइम पीरियड में, गुप्तास के टाइम पीरियड में। अब राजा को रक्षा और पालन करने वाले भगवान विष्णु के रूप में जाना गया। अब ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा है तो ब्राह्मण क्या करेंगे? ब्राह्मण को जहां से दान मिल रहा है वो उसके स्टेटस को ऊंचा करेंगे ना। इस स्टेटस को ऊंचा करने के लिए क्या होगा? एक तो होगा वैदिक रिचुअल्स, बड़े बड़े यज्ञ कराना, है ना, या फिर उसका वैल्यू उतना बढ़ा देना, देवता के बराबर राजा को दिखा देना कि भाई ये राजा जो है इतने शक्तिशाली, इस देवता के समान है। तो राजा का एक अच्छा छवि पेश किया जाएगा इस समय में ब्राह्मणों के द्वारा। तो दोनों एक दूसरे को कैसे बैलेंस कर रहे हैं। राजा को रक्षा और पालन करने वाले भगवान विष्णु के रूप में जाना गया कि ये जो आपके राजा है ये भगवान विष्णु के समान है। ये वैल्यू करा रहे हैं कौन? ब्राह्मण्स करा रहे हैं। तथा विष्णु लक्ष्मी राजसत्ता की देवी के रूप में सिक्कों पर सदा अंकित होते थे। और बोल रहे कि राजा खुद उस चीज को प्रूफ करने के लिए जो इनके एम्पायर में हमें कॉइन्स दिखाई देते थे, उन कॉइन्स पर हमें आकृति छपी हुई दिखाई देती थी विष्णु लक्ष्मी की, राजसत्ता की देवी के रूप में, ठीक है। तो ये प्रशासनिक ढांचा जो हम पढ़ने वाले, इसमें पहले हमें समझना पड़ेगा कि ग्राउंड लेवल पर चीजें चल क्या रही है। पावर डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। बड़े लेवल पर ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा है, ब्राह्मण इनको संतुलित करें कैसे? इनकी देवताओं से तुलना करके विष्णु के समान क्या बोल रहे हैं इनको? पालनहर्ता बोल रहे हैं, रक्षक बोल रहे हैं, ठीक है। और ये बदले में क्या कर रहे हैं? कॉइन्स पर उनके सिंबल्स छपवाना, या ब्राह्मण्स को वो जगह देना, या ब्राह्मण्स को दान देना, ये सारी चीजें एक दूसरे के लिए किया जा रहा है बैलेंस अप्रोच के साथ। राजा स्थायी सेना रखता था। अब ये परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी तो हमें कब से दिखाई देती है? जब हमारा 600 बीसी के आसपास महाजनपद टाइम चालू हुआ, तभी जब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो स्थायी सेना चालू हो गई। तो 600 ईस्वी के बाद ही हम 600 ईसा पूर्व के आसपास ही हमें पता है कि मगध जो महाजनपद था उसके जो पहले शासक बने थे हर्यंक डायनेस्टी के, जिनका नाम था बिंबिसार, उन्होंने सबसे पहले परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी चालू कर दी थी। तो परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी तो 600 ईसा पूर्व से चला आ रहा है। ये भी रखेंगे स्थायी सेना, अच्छा खासा टैक्स मिल रहा था, अच्छा खासा पैसा था, तो राजा जो है वो स्थायी सेना रखता था। लेकिन
सामंत सहायता के लिए समय समय पे अपनी सेना भी प्रदान करते थे, क्योंकि राजा ने बड़े लेवल पर भूमि दान दिया था और उस भूमि दान में केवल टैक्स कलेक्ट करना नहीं था बल्कि वहां का प्रशासन देखना भी होता था। तो ये जो सामंत हुआ करते थे, इन सामंतों के पास भी बड़ी सेना होती थी। तो ऐसा नहीं था कि राजा के पास सेना ही नहीं थी, जब जरूरत पड़ता था इसी सामंत से सेना मंगाया जाता था, नहीं, राजा की अपनी सेना थी, लेकिन उसके बावजूद भी सेना पर इतना काम नहीं किया जा रहा था। जनरली इन सामंतों से ही बोला जाता था युद्ध की स्थिति में कि आप अपनी सेना भेज दीजिए, ठीक है। तो परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी के साथ साथ सामंतों की सेना का भी यहाँ पर क्या लिया जा रहा था, हेल्प लिया जा रहा था, ठीक है। इस समय अश्व चालित रथ के दिन लद गए थे तथा घुड़सवारों की महत्ता बढ़ी, यानी कि वो जो रथ वाला सिस्टम हमें दिखाई देता है वैदिक टाइम पीरियड में, वो धीरे 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 यहाँ से गायब होने लगता है, ठीक है। तो वैदिक टाइम पीरियड में रथ, महाजनपद टाइम पीरियड में घोड़े, सॉरी हाथी, तो वो सारी चीजें ना यहाँ पर जा रही थी। अब यहाँ पर जो सिंपल एक सिंगल घोड़ा है ना, अश्व जो है, तो बोल रहे हैं कि घुड़सवारों का महत्व इस समय बढ़ गया था। उससे एक तो स्पीड बढ़ जाती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है वॉर लड़ने की। तो अब रथ की जगह, अश्वचालित रथ की जगह जो घुड़सवार है उनका महत्व बढ़ रहा है युद्ध करने में, ठीक है। इस काल में भूमि करों की संख्या बढ़ गई, यानी कि जितने भी लैंड रिलेटेड टैक्सेस थे उन टैक्सेस के नंबर्स हमें इंक्रीज होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वाणिज्यिक कर या व्यापारिक कर जो है उनकी संख्या घट गई। अब देखो, लैंड पे अलग अलग टाइप के टैक्सेस इंपोज किए जा सकते हैं, जैसे बहुत उपजाऊ भूमि है, कोई परती भूमि है, कोई बंजर भूमि है, कोई क्या बोलते हैं चरवाहे वाली भूमि है, कोई जंगल वाली भूमि है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैक्सेस लैंड पर इंपोज किए जाते थे। तो बोल रहे हैं ऐसे नंबर ऑफ टैक्सेस तो बढ़ गए, लेकिन जो वाणिज्यिक कर है, व्यापार से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस है, वो यहाँ पर हमें कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? चलो, तो टैक्स सिस्टम यहाँ पर बहुत अच्छे से डेवलप है, लेकिन टैक्स सिस्टम में लैंड पर जो टैक्स लगाया जा रहा है वो बढ़ रहे हैं, जो आपका व्यापार वाणिज्य पे टैक्स लगाया जा रहा है वो धीरे धीरे यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आगे, संभवतः राज्य उपज का चौथा भाग से लेकर छठे भाग तक टैक्स के रूप में लेता था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मौर्यंस के टाइम पीरियड में कितना टैक्स लिया जा रहा है, एक एवरेज आपको आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो राज्य है ना वो चौथे से छठा भाग, ये रहा इसका 1/6 पार्ट, ठीक है, और ये रहा इसका 1/4 पार्ट। तो बोल रहा है कि जनरली जो स्टेट है वो इतना टैक्स लिया करती थी, 1/6 से लेके 1/4 पार्ट तक टैक्स लिया करती थी, यानी कि तुमने जितना उपज किया उसका 1/6 हिस्सा तुमको स्टेट को देना पड़ेगा, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले राजकीय अधिकारी अपने निर्वाह के लिए किसानों के पशु, अन्न, खाट आदि वस्तुएं लेते थे। अब ये प्रशासन कैसे देखते थे? प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से। तो यहाँ पर राइटर बोलता है कि जो गांव के स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी होते थे, जो पूरा मैनेजमेंट देखते थे ग्राउंड लेवल पर, वो लोग उस गांव में रहते हुए अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे? वहां के लोगों से ही वस्तुएं ले रहे हैं, कैसे? चाहे पशु ले रहे हैं, अन्न ले रहे हैं, खाट ले रहे हैं, कि हम तुम्हें सर्विस दे रहे हैं राज्य की तरफ से, तो बदले में तुम हमें क्या दो? अनाज दो, मासिक रूप से रहने के लिए जगह, सॉरी खाट चाहिए हमें सोने के लिए, या फिर पशु चाहिए दूध या अन्य कामों के लिए। आप समझ पा रहे हैं? तो वो ग्राउंड लेवल पर ही चीजों को वसूल कर रहे हैं। मध्य और पश्चिमी भारत में ग्रामवासियों से सरकारी सेना और अधिकारियों की सेवा के लिए बेगार भी कराया जाता था, जो विस्टी कहलाते थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, एक टर्म यूज हो रहा है विस्टी, इसका यहाँ पर क्या संबंध है? गुप्त टाइम पीरियड में जो वर्ड हो रहा है यूज, ये किसके लिए यूज हो रहा है? तो बता रहा है कि मध्य और पश्चिम भारत में, अगर आप सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया वाला पार्ट देखें, ये वाला जो क्षेत्र पड़ रहा है गुप्तों के अंडर में, यहाँ पर ग्रामवासियों से सरकारी सेना और अधिकारियों की सेवा के लिए, यहाँ पर जो लोग भी सरकारी सेना के रूप में नियुक्त है ना, सेना के रूप में नियुक्त है इस क्षेत्र में, या फिर अधिकारियों के रूप में नियुक्त है, तो ना केवल अधिकारी उनसे वस्तुएं ले रहे हैं, बल्कि उनसे बेगारी भी कराई जाती थी। बेगारी इन द सेंस कि अगर कोई यहाँ पर सेना है, उसको अपने पांव दबवाना है या अपने घर में कुछ काम कराना है, तो वो वहाँ के गांव के लोगों को बुला के वो काम करवा सकता था। और बेगारी वो होती है जब आपको आपके कार्य का मूल्य ना दिया जाए, वेतन ना दिया जाए, ठीक है। जैसे मैं मेरे घर में झाड़ू पोछा मार रही हूँ, तो मुझे तो नहीं चाहिए ना मम्मी पापा से लाओ सैलरी दो, लेकिन अब यही काम मैं बाहर जाकर कर रही हूँ किसी ऐसे के लिए जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं वहां पे अपनी सर्विस दे रही हूँ और उसके बदले भी वो मूल्य ना चुका है, तो वो क्या होता है? बेगारी, यानी बिना मूल्य दिए, बिना पैसे दिए आपसे काम कराया जा रहा है, दबाव में लाकर। कोई भी रीजन हो सकता है दबाव,
आ, किसी भी तरीके से दबाव, तो बस यहाँ पर यही बोल रहा है कि ये बेगार भी कराया जाता था। इस समय पे हमें दिखता है ग्राउंड लेवल पर जो अधिकारी थे, सरकारी सेना थे, वो गांव गांव के लोगों से बेगारी भी कराते थे, ठीक है। और ये टर्म उसी के लिए यूज हो रहा है, विस्टी। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, इस काल में न्याय पद्धति अधिक विकसित थी, जो अनेक विधि ग्रंथ आए तथा पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून परिभाषित और पृथक्करण किए। अब यहाँ पर ये एक अच्छी चीज हमें डेवलप होते हुए दिखाई देती है। देखो, न्याय व्यवस्था तो हमने देखा पहले ही विकसित हो चुकी है, मॉडर्न्स के टाइम पीरियड में हम देख रहे हैं, आगे भी देख रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक नई व्यवस्था हमें दिखाई दी कि क्या दीवानी और फौजदारी कानूनों को परिभाषित करके उनको अलग किया गया। अब तक एक ही जगह पर दोनों को रखा गया था, यानी कि चाहे आपके सिविल मामले हो गए, पैसे है, उत्तराधिकार है, शादी विवाह, तलाक से संबंधित मामले हैं, या फिर क्रिमिनल मामले हो जाते हैं, चोरी, सर फोड़ना, रेप करना, इस तरह के, तो अभी तक दोनों मामलों को एक ही जगह दी गई थी, है ना, कानून एक ही जगह पर थे। अब दोनों की जो क्राइम की इंटेंसिटी है उसको देखते हुए दोनों को अलग किया गया, और यहाँ पर न्याय व्यवस्था थोड़ी थोड़ी हमें विकसित होते हुए दिखाई दी गुप्त काल से। कैसे? तो न्याय पद्धति विकसित कैसे हुई, तो हमें पता लगता है कि अनेक विधि ग्रंथों का सहारा लिया गया और दीवानी और फौजदारी कानूनों को अलग किया गया कि इस तरह के जो सिविल मामले हैं इसके लिए ये कानून होंगे और ये पनिशमेंट्स होंगी, और इस तरह के जो क्रिमिनल मामले हैं इसके लिए ये कानून होंगे और ये पनिशमेंट होगी, इंटेंसिटी के बेसिस पे। समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। इस समय उत्तराधिकार के बारे में विस्तृत नियम निर्धारित हुए, तो नए सिविल लॉज आ रहे हैं और वो भी सेपरेटली इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं। तो कौन उत्तराधिकार होगा, इसके लिए प्रॉपर अब धीरे धीरे कानून व्यवस्था बननी चालू होगी। अगर हम वर्ण भेद की बात करें तो इस समय वर्ण भेद बना रहा, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो चार वर्ण आए थे, और इन चारों वर्णों में बाय बर्थ जो भेदभाव किया जा रहा था वो चल रहा था। राजा ब्राह्मण पुरोहित की सहायता से न्याय निर्णय करता था, और इस समय हमें इन दो वर्णों का वर्चस्व दिखाई देता है, एक राजा जो क्षत्रिय वर्ण से संबंध रखेंगे और दूसरा आपका ब्राह्मण। और हमें पता लगता है कि जो न्याय व्यवस्था थी उस न्याय व्यवस्था में सुप्रीम किसे रखा गया, इन्हीं ब्राह्मण और राजा को रखा गया। यानी राजा डिसीजन मेकर है, कोई ऐसा जज तो बिठाएगा नहीं, राजा ही न्याय निर्णय कर रहा है। तो राजा जो न्याय निर्णय कर रहा था वो किसकी सहायता से? ब्राह्मण पुरोहित की सहायता से न्याय निर्णय करता था। यानी यही दो उच्च वर्ग जो थे, उच्च वर्ण थे, यही डिसीजन मेकर होने वाले थे, यही न्याय देने वाले थे, ठीक है। गुप्त काल में श्रेणियां अच्छी अवस्था में चल रही थी। अगर मैं इनकी बात करूं, जो व्यापार में श्रेणियां बनाई जा रही थी, यहाँ पे प्रशासन में श्रेणियों का इसलिए जिक्र हुआ है क्योंकि मैंने आपको इसके पहले के चैप्टर्स में भी बताया था कि बड़े बड़े शिल्प, जो हमें नंबर ऑफ शिल्प बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के शिल्प आ रहे हैं, और उन शिल्पियों का जो गुट होता था उनमें कुछ लोग जाके श्रेणी के रूप में काम करते थे, जो डिसाइड करते थे कि कितना हमारा मूल्य होगा, किस मूल्य पे बिकेगा, क्या हमारे जो शिल्पकार है उनके लिए क्या नियम होंगे, इस तरह की व्यवस्था थी। और इन श्रेणियों ने धीरे धीरे अपनी सेना रखनी भी चालू कर दी थी। तो यहाँ पर यही बोलता है राइटर कि अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था में इन श्रेणियों की बात करें तो श्रेणियों की भी अच्छी स्थिति थी, इनका भी अपना एक महत्व बना हुआ था। और एक्चुअली अगर आप गुप्त काल में देखो तो डिसेंट्रलाइजेशन बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है, चाहे सामंती व्यवस्था के रूप में, चाहे श्रेणी के रूप में, आप समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? गुप्तों का अधिकारी वर्ग उतना बड़ा नहीं था, बड़े अधिकारी कुमारा मात्य होते थे। अब देखो, अधिकारी वर्ग जो है वही आपको बड़ा दिखाई देगा जहां पर पावर सेंट्रलाइज्ड होगी। यानी कि अगर मौर्यंस के टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो हमने बहुत अच्छे से देखा था कौटिल्य के अर्थशास्त्र का रेफरेंस लेते हुए और मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका उसका रेफरेंस लेते हुए, क्या कि हमें 30 सदस्यों की एक ग्रुप दिखाई देता था जिसमें 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां बनी होती थी, ठीक है। इसी तरह 30 सदस्यों का एक और ग्रुप दिखाई देता था, इसमें भी 5-5 सदस्यों की 6 समितियां होती थी। ये डिसाइड करते थे कि नगर कैसे चलेगा। ये समितियां अलग अलग लेवल पर सेना का कार्य निर्धारित करती थी, और उसके अलावा राजकुमार या अन्य लोग किस तरह से प्रांतों का प्रशासन देखते थे। उनके नीचे भी हम देखते थे कि राज्य को, सॉरी, पूरे के पूरे एम्पायर को प्रांत में, प्रांत के नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट के लेवल डिस्ट्रिक्ट के नीचे ग्राम या फिर नगर हमें दिखाई दे रहे थे। तो ये जो पूरा का पूरा ढांचा दिखाई दे रहा था ना, मौर्यंस के टाइम पीरियड में बड़े लेवल पर अधिकारियों की फौज खड़ी की गई थी। वो क्यों? क्योंकि मौर्यंस की पावर सेंट्रलाइज थी, यही लोग प्रशासन देख रहे थे। अब यहाँ बैठकर पूरा प्रशासन देखना है तो बड़ी संख्या में अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, यही लोग ग्राम स्तर पर भी प्रशासन देख रहे हैं। लेकिन अगर हम गुप्तास की बात करें तो हमें
पता लगता है कि गुप्तास के टाइम पीरियड में भूदान सिस्टम आ गया। अब भूदान सिस्टम में आपने उसको केवल टैक्स वसूली का अधिकार नहीं दिया, आपने तो उसको राइट दे दिया है कि तुम यहाँ से कर तो वसूल कर ही रहे हो, तुम यहाँ का प्रशासन भी देख सकते हो। तो अब जो गुप्तों के राजा होंगे उन पे ये भार नहीं है ना कि मुझे उस क्षेत्र का प्रशासन देखना है, वहां के लिए अधिकारी नियुक्त। यहाँ पर पावर डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि जो सामंत हैं वही लोग ग्राउंड लेवल पर प्रशासन देखते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर अधिकारी वर्ग उतना बड़ा नहीं था जो हमें मौर्यंस के टाइम पीरियड में दिखाई देता, और उसका रीजन सिर्फ ये है कि अगर सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में तो उसे यहाँ से कंट्रोल करने के लिए फौज लगानी पड़ेगी अधिकारियों की। लेकिन अगर पावर इसके पास कम है, ग्राउंड लेवल पर ज्यादा है, तो वो ऑलरेडी ग्राउंड लेवल पर मैनेज हो रहा है, ये बड़ी संख्या में अधिकारी की नियुक्ति नहीं करेगा। जो हमें दिखाई देता है गुप्त काल में अधिकारी वर्ग उतना बड़ा नहीं था, ठीक है। इनके जो सबसे बड़ी अधिकारी होते थे उनको कुमारा मात्य कहा जाता था, जो प्रोविंस लेवल पर काम करते थे, प्रांतों का प्रशासन, यानी कोई भी एम्पायर है, किंगडम है, उसको क्या राज्य में बांटा जाता था, जैसे आज इंडिया को स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, इस तरह से, ठीक है। अनेक पदों का प्रभार एक ही व्यक्ति के हाथ में सौंपा गया, एक ही व्यक्ति अलग अलग पदों पे काम कर सकता था, है ना। जब ऐसा सिस्टम आता है तो समझ लो क्या क्या प्रशासन चल रहा होगा, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा होगा। और उसके रीजन भी है, प्रॉपर रीजन क्या है कि भाई पावर ही डिसेंट्रलाइज्ड है, तो एक ही व्यक्ति जो है वो कई कई काम देख ले रहा है, ठीक है। और पद वंशानुगत होते चले गए, अधिकारी तक के पद वंशानुगत हो रहे। अब बस जब ये सब चीजें चालू होती है ना तो धीरे धीरे सिस्टम डिक्लाइन होने लग जाता है। यानी अभी हमारे देश में जो एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा सिस्टम है, पूरा का पूरा यूपीएससी सीएससी एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, स्टेट पीसीएस एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, उसमें क्या है, कोई वंशानुगत सिस्टम तो नहीं है ना। अगर कोई आईएएस अधिकारी बन भी गए तो आगे उनका बच्चा बनेगा ये तो नहीं है, एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो बनोगे, अदरवाइज नहीं। तो इससे क्या होगा, इससे क्वालिटी जाएगी, मतलब जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है, मैनेजमेंट स्किल है, वो जाकर उस ओहदे पे, वो जाकर उस पद पर बैठेंगे। आप समझ पा रहे हैं, तो इससे क्वालिटी मेंटेन रहेगी। लेकिन वहीं पर अगर आपके सिविल सर्विसेज का पद वंशानुगत कर दिया जाए और फिक्स हो जाए कि इसका बच्चा ही बनेगा, चाहे वो लायक हो या नालायक हो, समझ में आ रहा है, तो उससे धीरे धीरे क्वालिटी जो है वो गिरने लग जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफी चैलेंजिंग हो जाएगा उन लोग के लिए, क्योंकि वो पढ़कर नहीं आए, वो वंशानुगत चल रहा है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि एक तो अधिकारी वर्ग बड़ा नहीं है, एक ही व्यक्ति जो है वो कई कई पदों को संभाल रहा है, और वो भी पद वंशानुगत कर दिया गया। तो सोच लो प्रशासन का ढांचा कैसे बिगड़ते हुए नजर आएगा। गुप्त राजाओं ने प्रांतीय और स्थानीय शासन की पद्धति चलाई, यानी कि इन्होंने कैसे डिवाइड कर रखा था अपने एम्पायर को, पहले प्रोविंस में डिवाइड कर रखा था और प्रांतों को लोकल लेवल पर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, राज्य कई भुक्तियों में अर्थात प्रांतों में विभाजित था, यानी पूरा का पूरा जो गुप्तों का किंगडम था या एम्पायर था, इस किंगडम को ये बोल रहे हैं राज्य या फिर एम्पायर, जो भी आप बोलिए। अब इस राज्य को, जैसे आज इंडिया में स्टेट्स है ना, वैसे इन्होंने अपने राज्य को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, जिसे आप आज स्टेट कह रहे हैं, यहाँ पर बोलोगे राज्य, तो ये राज्य मतलब यहाँ पर टेरिटरी पूरी दिखा रहा है, या फिर ऐसे बोल दो इसको, साम्राज्य से इंडिकेट कर रहा है गुप्ता एम्पायर से, ठीक है। अब ये साम्राज्य या राज्य को छोटे छोटे प्रोविंस में बांटा जाता था, उन प्रांतों को भुक्ति भी कहा जाता था। तो ये जो पूरे के पूरे गुप्तास का एम्पायर था वो प्रांत या फिर भुक्ति में बटा होता था, और हर एक भुक्ति का एक अधिकारी होता था, और उस अधिकारी को क्या कहा जाता था, उसे उपरिक कहा जाता था, या फिर वो उपरिक कहलाता था। सभी के समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। भुक्तियां कई विषयों में अर्थात जिलों में विभाजित होती थी। जैसे आज हमारा क्या है, हमारा देश है ना, कंट्री है, और इस कंट्री को आपने कैसे डिवाइड कर रखा है, स्टेट में डिवाइड कर रखा है। इस स्टेट को कैसे डिवाइड कर रखा है, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर रखा है। समझ में आएगा? और हर डिस्ट्रिक्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, ये सिस्टम। यहाँ पर भी ऐसा ही है। पूरा साम्राज्य प्रांत या भुक्ति में भुक्ति का मालिक होता था कौन, मैनेजमेंट कौन करता था, उपरिक करता था। और हर एक प्रांत जो है वो छोटे छोटे जिलों में बटा रहता था। जैसे आज स्टेट में कई सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो भुक्तियां जिलों में बटी होती थी, और उन जिलों को क्या कहा जाता था, जिलों को क्या कहते थे भाई, विषय कहा जाता था। समझ में आ गया? ये ध्यान रखना है। और इसका प्रभारी जो होता था, जिले का मैनेजमेंट करता था, वो क्या कहलाता था, विषयपति कहलाता था। तो ये छोटे छोटे से टर्म्स है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा आपको
आपको परेशान कर सकते हैं, इरिटेट करेंगे, लेकिन फिर भी इसको 2-4 बार लर्न कर लोगे। जैसे मौर्यंस है, पोस्ट मौर्यन है, संगम एज है, गुप्ताज है, पोस्ट गुप्ता है, ये 5-6 का थोड़ा ये वर्ड याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूर्वी भारत में प्रत्येक विषयों को विधियों में बांटा गया था और विधियां जो है वो ग्राम में बटी हुई थी। अब बोल रहा है कि ये जो हर एक जिला है ना, इस जिले को पूर्वी भारत में अगर देखें तो छोटे छोटे विधियों में बांटा गया था और हर एक जो विधि होता था उसके अंदर कई सारे क्या होते थे, ग्राम होते थे। विधि क्या होता था, गांव का समूह विधि कहलाता था और हर एक विधि के अंदर कई सारे छोटे छोटे गांव होते थे। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपने एम्पायर का एक डिवीजन किया था। सबसे पहले एम्पायर था, इनका किंगडम था, उसको प्रांत या भुक्ति में, प्रांत या भुक्ति को जिले या विषय में, जिले या विषय को पूर्वी भारत में विधि, विधि मतलब गांव का समूह, और हर एक विधि के अंदर कई सारे गांव आते थे। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, प्रांत का मुखिया उपरिक कहला रहा है और जिले का मुखिया या विषय का मुखिया विषयपति कहला रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, गुप्त काल में गांव के मुखिया की सत्ता बढ़ गई, उसकी अनुमति बिना जमीन खरीद बिक्री नहीं हो सकती थी। ये आपको बहुत आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि पावर जो है वो विकेंद्रित हो रही है, शक्ति का विकेंद्रीकरण हो रहा है। इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि इस टाइम पीरियड में जो ग्राउंड लेवल पर लोग हैं वो बहुत पावरफुल है। जैसे मुखिया गांव के, वो इतने पावरफुल हो चुके थे कि गांव में अगर जमीन की खरीद बिक्री होनी है तो उसमें मुखिया की सहमति आवश्यक होती थी। ठीक है, नगर के प्रशासन में, जैसे गांव का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हमें मुखिया दिखाई दे रहा है। नगर के प्रशासन में व्यवसायियों के संगठनों की अच्छी साझेदारी रहती थी। नगर जो है, जितनी भी सिटीज दिखाई देती हैं, चाहे हम बात करें, यहाँ पर नाम दे रखा है कुछ का, एक एग्जाम्पल दिया है वैशाली का। ठीक है, तो जो वैशाली है, वैशाली वज्जी से संबंध रखता था। कहाँ पर, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, बिहार में नॉर्थ वाले रीजन में। तो यहाँ पर वैशाली का रेफरेंस देते हुए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि गांव स्तर पर तो मुखिया प्रभावशाली है, और अगर हम नगर के स्तर पर देखें तो नगर के स्तर पर जो व्यवसायी वर्ग होते हैं ना, वो नगर में व्यवसायी वर्ग काफी प्रभावशाली थे, उनका प्रभुत्व अच्छा बना हुआ था। जैसे वैशाली में शिल्पी, वणिक और लिपि एक सामूहिक संस्था के रूप में काम करते थे, और ये जब ये एक सामूहिक संस्था के रूप में काम करे, वहां पे जितने भी शिल्पी हैं उनका एक समूह है, श्रेणी है। ठीक है, वणिक वर्ग है उनका एक समूह है, लिपिक वर्ग है उनका समूह है। तो उस नगर में अगर ये तीनों मेजर रोल प्ले करने वाले लोगों का एक ग्रुप बन गया और ये संगठन के रूप में काम करे, तो इनका वहां पर बहुत महत्व होगा। वहां पर क्या डिसीजन लेने, उसमें इनका इंपॉर्टेंट रोल होगा, चाहे राजा ही क्यों ना मैनेज करे, लेकिन फिर भी इनकी सहमति आवश्यक हो जाएगी। तो गांव के स्तर पर मुखिया और नगरों के स्तर पर हमें किसका महत्व दिखाई देता है, शिल्पी, वणिक, लिपिक या फिर व्यावसायिक वर्ग का महत्व। यही है डिसेंट्रलाइजेशन। पावर कैसे डिसेंट्रलाइज्ड होते हुए दिख रही है। ठीक है, साम्राज्य का अधिकतर भाग सामंत या मंडलेश्वर के हाथों में होता था। ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं कि ज्यादातर जो एम्पायर का पार्ट है वो ऐसे जमीन जो दी जा रही है, सामंती व्यवस्था आ रही है, सामंत जो उसका पूरा मैनेज कर रहे हैं, वही वहां पर टैक्स ले रहे हैं, वही वहां पर सेना उन टैक्स से रख रहे हैं, और उस सेना का यूज जो है वो राज्य करता था समय समय पर। ठीक है, तो साम्राज्य का जो अधिकांश भाग है ना, वो सामंतों या फिर मंडलेश्वर में ज्यादातर भाग इनके हिस्से में जा चुका था। राज्य की डायरेक्ट भूमि हमें कम दिखाई देती है। सीमावर्ती सामंतों को 3 जिम्मेदारियां पूरी करनी होती थी। सम्मान निवेदन करते थे, नजराना चढ़ाते थे और विवाहार्थ अपनी पुत्री समर्पित करते थे। ये बेसिकली उनके एक रिचुअल्स होते थे, ये चीजें होती थी जो हमें जनरली दिखाई देती है। ठीक है, सभी के समझ में आ गया। तो ये था इनका प्रशासनिक ढांचा। आगे बोल रहा है थोड़ा सा, अगर प्रशासन में हम कुछ सिंबल्स की बात करें तो हमें पता लगता है कि गरुड़ छाप वाली राजकीय मुहर जिस शासन पत्रों पर है वो सामंतों के द्वारा जारी किए हुए प्रतीत होते थे। हमें यह पता लगता है कि जो गुप्ताज है उनके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगी, रिलीजन के बारे में, कि ये बेसिकली भागवत धर्म के फॉलोअर हुआ करते थे। ठीक है, हम ये जब भागवत धर्म को मानते थे तो उस पूरे राज्य में ही कहीं ना कहीं इसका इन्फ्लुएंस था। विष्णु के ज्यादा हमें उपासक दिखाई देते हैं, विष्णु भगवान के। तो यहाँ पर भी ऐसे ही पता लगता है कि जो सामंत है ना, उन लोगों ने अपने छाप तक निर्धारित किए थे, और कुछ ऐसे हमें राजकीय मुहर दिखाई देते हैं, गरुड़ छाप वाले राजकीय मुहर है ना, स्टैंप जिन शासन पत्रों पर होता था वो सामंतों के जारी किए गए प्रतीत होते हैं। कि उन सामंतों को इतनी पावर थी कि वो प्रॉपर स्टैंप वाले पेपर इश्यू कर सकते थे, उनका अपना एक स्टैंप तक बन चुका था। आप समझ पा रहे हैं, यानी वो इतने पावरफुल थे ग्राउंड लेवल पर कि वो
अपने स्टैंप से पेपर इशू कर सकते हैं, मुहर लगा के दिखा सकते हैं कि इसको हमारे द्वारा आज्ञा दी गई है या हमारे द्वारा इस चीज को निर्धारित किया गया, आदेश निकाला गया या कुछ भी, ठीक है। इतने पावरफुल हो चुके थे, यानी इतनी पावर डिसेंट्रलाइज्ड हो चुकी थी। गुप्त काल में पुरोहित और प्रशासकों को क्षेत्र विशेष में ग्राम अनुदान के कर ग्रहण और शासन करने की रियायत दी, जिससे सामंत तंत्र को बल मिला। मतलब यहाँ पर वही चीज है ना कि सामंती व्यवस्था क्यों आ रही है, जब केवल इनको टैक्स का अधिकार दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल पुरोहित है, प्रशासक है। अब मान लो पुरोहित है, वो राजा के दरबार में रिचुअल्स करा रहे हैं, राजा का स्टेटस ऊंचा करा रहे हैं, ईश्वर के समान, विष्णु के समान उन्हें दिखा रहे हैं, तो बदले में राजा क्या दे रहे हैं, उनको दान देंगे। अब दान में क्या दे रहे हैं, भूदान दे रहे हैं, ठीक है। अब वो भूदान केवल ये नहीं कि आपको जो वहां से टैक्स मिलेगा आप केवल उस टैक्स की उगाही करिएगा, वो आपका अधिकार है, बाकी वहां का पूरा प्रशासन मैं देखूंगा, हमारी ही सेना रहेगी, हम पूरा मैनेज करेंगे, ऐसा नहीं था। अब भूमि के साथ साथ उनको वहां पे प्रशासनिक अधिकार भी दे दिया, ठीक है। इसी तरह जो प्रशासक थे, जो बड़े अधिकारी इनका मैनेजमेंट कर रहे थे, उनको भी क्या भूदान दिया जा रहा है कि भाई तुम्हें ये जमीन दे दी है, तुम यहाँ से टैक्स भी वसूली करो और उस टैक्स से अपना खर्चा भी निकालो, प्लस उसी टैक्स से अपनी सेना भी रखो, जरूरत पड़ने पे वो सेना हमें भी दो। तो अब इन दोनों की वजह से जब इन्हें बार बार ग्राम अनुदान दिया जा रहा है और उस पर प्रशासन करने का भी अधिकार दिया जा रहा है, तो सामंती व्यवस्था तो इस समय और मजबूत हो जाएगी ना। हालांकि सामंती व्यवस्था पहले ही आ चुकी है, गुप्तास खुद हमें सामंत के रूप में दिखाई देते कुशांस के, लेकिन यहाँ पर इसको और बढ़ावा मिलते हुए हमें दिखेगा, ठीक है। भूमि अनुदान प्रथा का आरंभ दक्कन में सातवाहनों ने किया था, ये हम ऑलरेडी स्टडी करके आए हैं और क्लास के स्टार्ट में ही मैंने आपको ये जिक्र किया था कि सातवाहन से ये व्यवस्था चालू होती है और गुप्त काल में सामान्य परिपाटी बन गया। ओरिजिन होता है इसका सातवाहन के टाइम पीरियड में और बिल्कुल अपने पीक पर पहुंच चुका था गुप्तास के टाइम पीरियड में। अनुदान भोगी अपराध कर्मियों को सजा भी दे सकता था, इतना ज्यादा पावरफुल था। अनुदान भोगी का मतलब है कि जिनको वो लैंड दिया जाता था, जिनको वो जमीन दी जाती थी, वो अब इतना पावरफुल हो चुका था कि वो न्याय निर्णय भी ले सकता था उस जमीन से रिलेटेड। जैसे उस क्षेत्र में जितने लोग हैं, जब जमीन दी जाती थी, ग्राम अनुदान दिया जाता था, तो गाँव खाली करके तो नहीं देगा राजा। राजा जब ग्राम दे रहे हैं तो प्रॉपरली दे दिया, वहां के लोग भी उसके अंतर्गत चले गए। तो अगर वहां पे कोई अपराध हो रहा है तो उसको सजा तक देने की पावर इनके पास हो गई थी। तो एक सोचो कि एक राज्य, उसके अंदर छोटे छोटे हमें राज्य का अस्तित्व होते हुए दिखाई दे रहा है फ्यूडेटरी सिस्टम में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में अधिकारियों को वेतन का भुगतान जमीन देकर किया जाता था कि नहीं, यह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हमने देखा था मौर्यंस के टाइम पीरियड में कि प्रॉपर जो है कॉइन्स जो है वो चलने लग जाते हैं, सैलरी जो है वो कॉइन्स के फॉर्म में दिया जाता था, सैलरी अनाज के रूप में भी दिया जाता था, अलग अलग फॉर्म्स में दिया जाता था। तो बोल रहे कि यहाँ पर हमें एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि सामंती व्यवस्था इतनी जटिल हो रही है। कॉइन्स तो यहाँ पे बड़े लेवल पर करेंसी इशू होंगे, तो नो डाउट कि प्रॉपर वेतन दिया जाता था करेंसी के फॉर्म में, लेकिन क्या उस वेतन में बहुत बड़ा हिस्सा जमीन देकर भी चुकाया जाता था? क्योंकि सामंती व्यवस्था इतनी मजबूत क्यों हो रही है? अगर आप जमीन नहीं दे रहे हैं तो फिर सामंती व्यवस्था इतनी मजबूत कैसे होगी? मजबूत तभी हो रही है ना जब आप उनको जमीन दे रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को, पुरोहित को। क्यों? उनकी सर्विस के बदले में, ठीक है। हालांकि ये बहुत क्लियर यहाँ पर हमें नहीं समझ आता है। स्वर्ण मुद्रा, अब गोल्ड कॉइन्स की बात करें तो यहाँ पे स्टार बना लो, हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं। सबसे पहले इंडिया में जो गोल्ड कॉइन इशू किए थे वो किसने? जो बाहर से आए थे, इंडो ग्रीक्स, वो गोल्ड कॉइन इशू करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे प्योर और ज्यादा नंबर में, तो इंडो ग्रीक आए, उन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए लेकिन काफी कम संख्या में। इंडो ग्रीक के बाद शक, पार्थियन और फिर आते हैं कुषाण। तो जब कुषाण आए ना, तो कुषाणों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, यानी इन्होंने नंबर्स भी उसके बढ़ा दिए और क्वालिटी वाइज भी हमें बहुत प्योरिटी वहां पर दिखाई देती है। तो इनके द्वारा जो गोल्ड कॉइन इशू करे जा रहे थे वो बहुत प्योर थे, ओके। लेकिन अगर हम आगे बढ़ जाए गुप्तास के टाइम पीरियड में, तो सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन, नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन सबसे ज्यादा किसके द्वारा इशू किए गए थे? कुषाण के द्वारा। तो स्वर्ण मुद्रा की बहुतायत से पता लगता है हमें कि इन्होंने बहुत ज्यादा संख्या में गोल्ड कॉइन इशू किए थे, लेकिन इनकी इकोनॉमी इतनी पावरफुल थी नहीं। आपको दिख रहा है कि ज्यादातर जो है सामंती व्यवस्था के अंतर्गत सारा जो जमीन से टैक्स उगाही हो रहा है ज्यादा उन्हीं के पास में जा रहा है। ज्यादा पावरफुल हमें कौन दिखाई दे रहे? जमीन पर ही कर ज्यादा लिया जा रहा है, ठीक है, और जमीन इनके पास रह नहीं रही है। दूसरा ये कि व्यवसायी वगैरह से अच्छा खासा मिलता है टैक्स, लेकिन व्यवसायी वर्ग से इस समय कर हमें
उनसे कम लेते हुए दिखाई देते हैं। उसका रीजन भी क्या है, क्योंकि वो खुद वर्चस्वशाली हो चुके हैं, है ना। आपने देखा कि अलग अलग व्यावसायिक संगठन नगर में बहुत प्रभावशाली रूप से काम करे, तो अपने पर लगने वाले टैक्सेस तो वो धीरे धीरे कम कराएंगे ना, ताकि उनका प्रॉफिट बढ़े। तो जमीन जिससे टैक्स लेना है वो ज्यादा हाथ में है नहीं, और जो व्यावसायिक वर्ग है जिनसे अच्छा मिल सकता है वो इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो अपने टैक्सों में डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस के नंबर्स को कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि पैसे थोड़े से इकोनॉमी इनकी डोलती हुई नजर आएगी, आगे और बड़े लेवल पर इकोनॉमी डोलेगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि गोल्ड कॉइन तो इशू हुए, सबसे बड़ी संख्या में गुप्ताज ने गोल्ड कॉइन इशू की, लेकिन इनके गोल्ड कॉइन्स प्योर नहीं थे, शुद्ध नहीं थे, उसकी शुद्धता धीरे धीरे कम होने लगती है। तो सबसे पहले गोल्ड कॉइन इंडो ग्रीक इशू करते हैं, प्योर ज्यादा संख्या में जो गोल्ड कॉइन है वो कुषाण इशू करते हैं, और बड़ी संख्या में लेकिन बिना प्योरिटी के साथ में जो गोल्ड कॉइन इशू करते हैं वो कौन थे, गुप्ताज इशू करते हैं। और जो आपने पढ़ा होगा ना कभी कि ये गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, उसका कोई लिंक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है इन गोल्ड कॉइन के इशू करने से। तो कभी ये नहीं सोने के सिक्के बड़ी संख्या में जारी किए इसलिए स्वर्ण काल का मतलब है गोल्डन पीरियड किसी चीज के लिए होगा, क्यों उसको स्वर्ण काल कहा जा रहा है, ठीक है। तो जब भी किसी के लिए स्वर्ण काल यूज हो रहा है ना, तो सोने जैसी उसकी तुलना की जा रही है, लेकिन किस चीज के लिए उसे स्वर्ण काल कहा जा रहा है, साहित्य के लिए, कला के लिए, वास्तुकला के लिए, किस चीज के लिए, उस बेसिस पर हमें इसको जज करना होगा, ना कि गोल्ड कॉइन की वजह से। आगे बोलता है राइटर, स्वर्ण मुद्रा की बहुतायत से पता लगता है कि ऊंचे अधिकारियों को नगद वेतन देने की परिपाटी चलती रही होगी। जो गोल्ड कॉइन बड़े लेवल पर इश्यू हो रहे, बड़े अधिकारियों को गोल्ड कॉइन के फॉर्म में ही सैलरी दिया जाता होगा, ठीक है। साम्राज्य के प्रशासन संबंधी बहुत सारे काम सामंतों और अनुदान भोगियों के हाथों ही संपन्न हो जाते थे, अतः इन्हें मौर्यों की भांति गुप्तों को बहुत बड़ा अधिकारी वर्ग रखने की आवश्यकता नहीं थी। ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सभी के समझ में आ गया होगा। तो अभी आपसे गुप्तों का प्रशासन पूछे ना, तो तुरंत एक दिमाग में ना एक थोड़ा सा कंसेप्ट को लेकर चलो, क्योंकि गुप्तास का मतलब ये क्या है कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो प्रशासनिक व्यवस्था किस ढांचे पे काम करेगी, विकेंद्रीकरण व्यवस्था पर काम करेगी। विकेंद्रीकरण क्यों हुआ है, क्योंकि सातवाहन से चला आ रहा है भूदान, जो यहाँ पर मजबूत हो जाएगा, और खाली भूमि दान देने से नहीं पावर विकेंद्रित होगी, भूमि पे टैक्स के साथ साथ जो तुमने प्रशासन का अधिकार दे दिया उसकी वजह से विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो बस विकेंद्रीकरण है तो बड़ा अधिकारी तंत्र हमें नहीं दिखाई देगा, हमें ग्राउंड लेवल पर सामंत मजबूत होते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो पुरोहित हैं चाहे वो प्रशासक हैं। हमें नगर स्तर पर दिखाई दे रहे हैं, जो नगरीय व्यावसायिक संगठन है वो मजबूत है, शिल्पी हो गए, वर्णिक वर्ग हो गए या लिपिक वर्ग हो गए। गांव के स्तर पर हमें दिखाई दे रहा मुखिया काफी पावरफुल हैं, डिसीजन मेकर तक वो हो जा रहे हैं, खरीद बिक्री उनके मर्जी के बिना नहीं होगी। तो ये इनका प्रशासनिक ढांचा ओवरऑल हमें दिखाई देता है। आई होप यहाँ तक आप सभी समझ गए, बस वो ध्यान रखना है राज्य भुक्ति विषय ये वाला स्ट्रक्चर। अब बढ़ जाते हैं व्यापार और कृषि मूलक अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति, कि यहाँ पर किस तरह का हमें इकोनॉमिक सिस्टम दिखाई देता है। ये एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस थे या फिर ट्रेड इन्फ्लुएंस थे, वो हम देखते हैं। गुप्तकालीन आर्थिक जीवन की जो झलक है वो हमें काफी कुछ पता लगता है। जो चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे जिसका नाम था फाहियान, कमेंट सेक्शन में बताइए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि फाहियान किस गुप्तकालीन शासक के समय में आए थे, और ये भी बताइएगा कि कितने समय तक ये यहाँ पर रहे थे, ठीक है। तो जो फाहियान है, जब वो गुप्तकालीन राजा के समय में भारत आए थे, बौद्ध धर्म के प्रति जिज्ञासु थे, तो काफी कुछ इन्होंने भारत के बारे में देखा और देखकर लिखा भी। और जब भी हम कभी भी ऐसे फॉरेन जो ट्रैवलर होते थे, रिलीजियस या किसी और पर्पस से आते थे और आकर जब भारत के बारे में कुछ लिखते थे, तो ऐसा नहीं है कि वन साइडेड हम उनकी बात को सच मान लेते थे। जो उन्होंने लिखा होता तो उसको टैली भी किया जाता था। जो उस समय के राज्य दरबार में जो कवि होते थे उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक, या आम लोगों के द्वारा लिखी गई पुस्तक, या उस समय के जो लोकल धार्मिक ग्रंथ थे उनसे उनको टैली किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर यही बोलता है कि गुप्त काल का अर्थव्यवस्था उसकी काफी झलक हमें किससे मिलती है, जो चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था उससे मिलती है। वह मगध नगरों और धनवानों से भरा पूरा था, ऐसा उसका कहना था, और धनी लोग बौद्ध धर्म का संरक्षण करते थे और उसके लिए दान देते थे। क्योंकि ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था, बौद्ध धर्म पर रिसर्च करने आया था, तो इसने ये बताया है कि उस समय जो नगर होते थे गुप्त काल में वो बड़े धनवान लोगों से भरा होता था, और मगध उसका सेंटर था। तो मगध के जो नगर हैं वो धनवान लोगों से भरा होता था, और ये धनी लोग इतने धनी होते थे कि बौद्ध
धर्म को बड़े लेवल पर अनुदान देते थे, यानी जो भी बौद्ध सन्यासी है उनको खूब सारा दान दक्षिणा मिला करता था, यानी कि इनका स्टेटस काफी ठीक ठाक होगा, नगर काफी ठीक ठाक होंगे, है ना, ऐसे संपन्न लोगों से भरे होगा नगर। प्राचीन भारत में गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो उनके अभिलेखों में दिनार के रूप में दिखाई देता है, यानी कि ये जो गोल्ड कॉइन इशू कर रहे थे उसके लिए जो टर्म यूज कर रहे थे, जो इंस्क्रिप्शंस मिले गुप्तास के, उसमें दिनार वर्ड यूज हो रहा है, और वो दिनार वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, गोल्ड कॉइन के लिए इशू हो रहा है। तो गुप्त काल के राजाओं के द्वारा बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए जा रहे हैं। तो गोल्ड कॉइन इशू करना इतनी बड़ी संख्या में दिखा रहा है कि उनका इकोनॉमिक स्टेटस काफी ठीक ठाक रहा होगा। गुप्त राजाओं के स्पष्ट चित्र में ये मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं है जितनी कुषाण मुद्राएं हैं। हालांकि यहाँ पर अगर हम देखें इकोनॉमी वाइज देखें तो ज्यादा पावरफुल इकोनॉमी कब दिखाई देती, जब वो करेंसी बहुत प्योर हो। लेकिन इनके द्वारा गोल्ड कॉइन तो बड़ी संख्या में इशू कर रहे हैं, जो दिखा रहा है कि इनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर काफी ठीक ठाक है, लेकिन प्योरिटी नहीं है उसमें जितने कुषाण के समय में शुद्ध सोने के सिक्के चलाए जा रहे थे उस लेवल पर। ठीक है, गुजरात विजय के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के भी जारी किए। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये वाला जो रीजन था ना गुजरात वाला, इसको वेस्टर्न क्षत्रप वाला रीजन कहते थे, पश्चिमी क्षत्रप। यहाँ पर शक शासक रूल कर रहे थे। कब आए थे, 1st सेंचुरी BC के आसपास आए थे, और वहां पे शकों की 5 शाखाएं आई थी, जिसमें से ये जो गुजरात वाला क्षेत्र है यहाँ पर जो शक की शाखा थी वो जम गई थी। वो कब से जमी थी, लगा लो 500 साल तक बनी रही वो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो शक थे उनको पूरी तरह से रिप्लेस किसने किया, गुप्त शासक ने रिप्लेस किया। और शक जो थे ना वो इस तरह के काफी सारे कॉइन्स इशू करते थे, सिल्वर कॉइन्स। तो जब शकों पर विजय प्राप्त करी किसने, गुप्ताज ने, इनको हरा दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया और इसको अपने टेरिटरी में मिला लिया, तो इन्होंने भी इस जीत के उपलक्ष्य में सिल्वर कॉइन इशू किए थे। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि गुजरात विजय के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, और स्थानीय लेन देन में वो चलते रहे, मतलब लोकल लेवल पर यहाँ पर सिल्वर कॉइन्स चलेंगे। तो अगर इकोनॉमी की बात करें तो गोल्ड कॉइन बड़ी संख्या में इशू हो रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमी की बात करें तो हम देख रहे हैं कि सिल्वर कॉइन्स भी चल रहे हैं। कुषाणों के विपरीत गुप्तों ने तांबे के सिक्के बहुत कम मिलते हैं। कुषाण के टाइम पीरियड में जो कॉपर कॉइन्स थे वो बड़ी संख्या में दिखते हैं, लेकिन गुप्तास के टाइम पीरियड में कॉपर कॉइन नहीं दिखते। साथ ही मुद्रा का प्रयोग जितना कुषाणों के समय में होता था उतना अब नहीं रहा। अब देखो, जब भी ना कॉइन्स का यूज कम होते हुए नजर आएगा, तुरंत समझ जाओ कि इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, थोड़ा सा डावाडोल हो रहा है। ठीक है, करेंसी सबसे ज्यादा फ्लो में तब रहेगी जब बहुत बड़े लेवल पर ट्रेड चल रहा होगा, है ना, बहुत समृद्ध व्यापार हो रहा होगा, फ्लोरिस्ड हो रहा होगा। और करेंसी का फ्लो रुकना ही या उस लेवल पर इशू नहीं होना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ट्रेड जो है वो इतना फल फूल नहीं रहा है। अगर हम कंपेयर करें, ऑब्वियसली ट्रेड तो चल ही रहा है, तभी तो गुप्ता एम्पायर बना, लेकिन उतना नहीं जितना कुषाण के टाइम पीरियड में दिखाई देता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पूर्व काल की तुलना में दूर के व्यापार में ह्रास दिखाई देता है। जो कुषाण से अगर उनका टाइम पीरियड आप डिस्कस करो, कुषाण के सामंत बनते हैं ना, गुप्त जो है गुप्ता एम्पायर की रखते हैं, तो कुषाण का इतना बड़ा टेरिटरी था। कुषाण जो ट्रेड कर रहे थे वो केवल पास का नहीं बल्कि दूर का, ये पूरा सिल्क रूट से ट्रेड होता है ना, इस पर कुषाणों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर रखा था, सेंट्रल एशिया वाले रीजन को जीतकर। तो अच्छा खासा काफी दूर दूर के व्यापार में कुषाणों की भागीदारी थी। लेकिन अगर हम बात करें गुप्ताज की, तो ये दूर के व्यापार इनके समय में धीरे धीरे कम होते जाएंगे, सिमटते जाएंगे। 550 ईस्वी तक भारत पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ कुछ कुछ व्यापार करता रहा, तथा पूर्वी रोमन साम्राज्य ने चीनियों से रेशम पैदा करने की कला सीख ली। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा कि पूर्वी रोमन के साथ तो ये कुषाण भी ट्रेड कर रहे थे। बोल रहे कि 550 ईस्वी तक हमें पता लगता है कि जो गुप्तास थे ना, इनका पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ में व्यापार चलता था। लेकिन आगे चलकर जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है उन लोगों ने खुद कला सीख ली थी, किसका, रेशम पैदा करने का। और जब वो रेशम पैदा करने की कला सीख लेंगे तो तुम्हारा तो महत्व घट गया ना, तुम जो बिचौलिए बने हुए थे, खत्म तुम्हारा महत्व। तो यहां से व्यापार में धीरे धीरे ह्रास नजर आता है जब खुद पूर्वी रोमन साम्राज्य चीनियों से रेशम पैदा करने की कला सीख लेगा। ठीक है, अब वो खुद ही पैदा कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसका महत्व या इसका व्यापार जो है वो घटते हुए नजर आता है। ठीक है, किसका, भारत का पूर्वी रोमन एम्पायर के साथ। तो अगर हम इकोनॉमी की बात करें, ट्रेड की बात करें, तो
कॉइन्स इशू हो रहे हैं, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, हालांकि वो प्योरिटी नहीं दिखाई दे रही है। और अगर हम कंपेयर करें कुषाण से तो उतनी बड़ी संख्या में लोकल लेवल पर कॉइन्स भी इशू होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। दूसरा इसने बोला कि ट्रेड जो है बड़े ट्रेड रूट से ट्रेड होना बंद हो रहा है, छोटे लेवल पर अब ट्रेड यहाँ पे ज्यादा हमें फ्लोरिश होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसका एक इसने एग्जांपल भी दिया पूर्वी रोमन एम्पायर वाला कि रीजन क्या था, धीरे धीरे ट्रेड जो है दूर वाला खत्म होते जा रहा है। गुप्त काल में मध्य प्रदेश में ब्राह्मण पुरोहित का भूस्वामी के रूप में उदय हुआ, जो किसानों से बेगार भी लिया करते थे। इस समय पे एक और स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है कि जो सेंट्रल इंडिया वाला मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर भूस्वामी के रूप में कौन उदय हो रहा है, ब्राह्मण से उदय हो रहा है ना, मतलब उनको ही जमीन भूदान दे दी जा रही है। तो अब वो जब उनको जमीन को भूदान दी जाती थी, जरूरी नहीं था कि उस जमीन पे खेती हो ही। अगर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो ये लोग क्या कर रहे थे, जंगल वाले क्षेत्रों को भी दान दे दिया जाता था। अब वहां पे ब्राह्मण्स क्या करते थे, उन जंगलों की सफाई करा के खेती करवाने का काम करते थे। तो ये बोल रहा है कि ऐसे ऐसे ही धीरे धीरे बेगारी व्यवस्था डेवलप हुई, जिसमें लोगों से काम तो कराया जाता था, किसान से बेगार भी लिया करते थे, यानी उन किसानों से जंगल सफाई करा के या वहां पे खेती तो ली जाती थी, लेकिन उसका मूल्य नहीं चुकाया जाता था, यानी बेगारी व्यवस्था यहाँ पर जटिल होते हुए हमें धीरे धीरे दिखाई देती है। ठीक है, तो अगर कुल मिला के इकोनॉमिक ढांचा देखें तो ट्रेड ठीक ठाक चल रहा था, दूर का ट्रेड हमें यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। एग्रीकल्चर में हम देखें तो एग्रीकल्चर फ्लोरिश्ड हो रहा था, नो डाउट, क्योंकि भूदान दिया जा रहा है तो ऑब्वियस है कि खेती बड़ी संख्या में हो रही है। हालांकि उसका टैक्स सिस्टम जो उसका इतना प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है गुप्तों को, उसका रीजन क्या है, सामंती ढांचा मजबूत हो रहा है, नीचे से नीचे ही खर्चा ठीक ठाक निकल जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सामाजिक गतिविधि, ये थोड़ा सा जाना है, समाज कैसा था मौर्यंस के टाइम पीरियड में, पोस्ट मॉडर्न के टाइम पीरियड में और प्रेजेंट में। ठीक है, और जब भी आप समाज की बात करते हैं तो दो वर्गों को जरूर आपको ध्यान रखना है, महिलाओं की स्थिति और शूद्रों की स्थिति, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पे ग्राम अनुदान मिला तथा ब्राह्मणों की श्रेष्ठता गुप्त काल में मजबूत हुई। ब्राह्मण्स जो है इस समय पावरफुल होते हुए दिखाई देंगे, नो डाउट। हमने देखा कि ब्राह्मण्स और क्षत्रिय दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हुए नजर आएंगे। क्या गुप्त जो थे, गुप्त राजा, वो क्षत्रिय थे? नहीं, हमें पता लगता है कि ब्राह्मण गुप्त वंशियों को क्षत्रिय बना दिए, लेकिन एक्चुअली मूलतः वो लोग वैश्य थे, वैश्य वर्ण से संबंध रखते थे तथा उनको देवताओं के गुणों से अलंकृत कर दिया ब्राह्मण्स ने, क्योंकि अब वो राजा की पोजीशन पर बैठेंगे, वैश्य थे, और वैश्य को तो इतनी सारी फैसिलिटीज या समाज में वो स्टेटस नहीं था ना जितना क्षत्रियों को था। तो ब्राह्मण्स को संरक्षण दे रहे गुप्ताज, और ब्राह्मण्स ने गुप्तों को धीरे से क्षत्रिय में घुसा दिया। ओके, वैश्य से क्षत्रिय बना दिया, और बड़े बड़े बोल रहा है उनको देवताओं के गुणों से अलंकृत कर दिया, जैसे मैंने बोला ना अभी कि विष्णु के समान, ऐसे तो कि इनके अंदर वो क्वालिटीज है, ईश्वर से कंपेयर कर रहे हैं, उनसे अलंकृत कर रहे हैं ब्राह्मण। तो दोनों एक दूसरे को सेटल करते हुए यहाँ पे नजर आते हैं। इससे गुप्त राजाओं की हैसियत धर्मशास्त्र सम्मत हो गई और वे ब्राह्मण प्रधान वर्ण व्यवस्था के परम प्रतिपालक हो गए, यानी कि ब्राह्मण ही उनका स्टेटस ऊंचा कर रहे हैं। तो अब गुप्ता का भी क्या कर्तव्य बनता है कि ये भी ब्राह्मण का जो स्ट्रक्चर है, ब्राह्मण जो वैदिक टाइम पीरियड में दिखाई देता वर्ण व्यवस्था, उस वर्ण व्यवस्था को ये भी सपोर्ट करे। तो गुप्तास के टाइम पीरियड में वर्ण व्यवस्था जटिल होते हुए नजर आएगी और मजबूत होते हुए नजर आएगी। और कोई भी बच्चा इन सब चीजों को पर्सनल लेवल पर मत ले जाना कभी के, अच्छा ब्राह्मण्स के बारे में ऐसा बोलो, नहीं भाई, ये सोसाइटी में उस समय जो चल रहा था आम स्तर पर वो बातें यहाँ पर बोली जा रही है, तो इसको पर्सनल लेवल पर मत ले, खुद से तो कभी मत जोड़ना इसको। ठीक है, तो हमें पता लगता है कि वर्ण व्यवस्था यहाँ पर समाज में जटिल होते हुए नजर है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण्स उनको क्षत्रियों में जगह दे रहे हैं, अब उनका कर्तव्य बनता है कि वो इनका स्टेटस ऊंचा करे, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करें। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वर्ण अनगिनत जातियों और उपजातियों में बट गए, लेकिन यहाँ पर ये जो अंदर वर्णों को घुसाने की जो परंपरा, सॉरी दूसरे इस वर्ण को उस वर्ण में या इसको उसमें घुसाने की जो परंपरा चल रही है, ब्राह्मणों के हाथ में ये जो उत्तरदायित्व आ चुका है, इसका बहुत अच्छे से यूज करेंगे और बहुत सारी जनजातियों को अपने हिसाब से अलग अलग वर्ण में शामिल किया जाएगा। तो वर्ण जो है अब अनगिनत जातियों और उपजातियों में बट गए, यानी वो जो वर्ण व्यवस्था नहीं थी ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अब उसमें कई सारे लोगों को सम्मिलित किया जा रहा है। अब सम्मिलित करते हुए ब्राह्मण को बैलेंस भी रखना है कि जब मैं सम्मिलित कर रहा हूं तो सबको एक क्षत्रिय में ना रखो, इनको ये वाला क्षत्रिय, इनको ये वाला क्षत्रिय, इनको ये वाला क्षत्रिय। आप समझ में आ गया कि उसमें भी ऊंचा नीचा हायरार्की बना दे, ब्राह्मण्स में भी हायरार्की, वैश्य में भी, शूद्र में भी हायरार्की बना दे। सम्मिलित तो हम करें, लेकिन अपने हिसाब से उनका स्टेटस जो है हम उस हायरार्की के अंतर्गत फिट कर दें। तो यहाँ पर यही पता लगता है कि अब जो है वर्ण के अंदर बहुत सारी जातियां उपजातियां घुस जाएंगी, मतलब एक वर्ण में। अभी आज ब्राह्मण देखो तो पूछा जाएगा ना इंडियन सोसाइटी में कौन से वाले ब्राह्मण
वर्ण, कौन से वाले क्षत्रिय, कौन से वाले राजपूत, अलग पूरी हायरार्की बनी हुई है भयानक लेवल पर। तो वो हमें यहाँ से बनते हुए दिखाई देती है। इसके दो कारण थे। अब क्यों इतनी सारी वर्ण व्यवस्था में जाति उपजाति आ रही है, वही घुसाने वाला सिस्टम। तो वर्ण अनगिनत जाति उपजाति में बढ़ गए। इसके दो कारण हुए, भारी संख्या में विदेशों से आए लोग भारतीय समाज में घुल मिल गए और उन विदेशियों का हर समूह एक एक खास जाति का समझा जाने लगा। तो अब जो वहां से लोग आए हैं वो इंडियन सोसाइटी में आ गए हैं। अब आ गए हैं तो उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट तो करना है, ये रीजन रहा। विदेशी लोगों को विजेता के रूप में क्षत्रिय का स्थान मिला तथा हुणों को 5वीं सदी के अंत तक राजपूतों के 36 कुलों में से एक कुल मान लिया गया। अब आप बोलोगे हुण कौन है? तो जब हमने पढ़ा था ये क्या बोलते हैं, गुप्तास का डिक्लाइन यानी गुप्तों के पतन के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि जो गुप्तकालीन राजा थे इनके डिक्लाइन के बहुत सारे रीजन थे, जिसमें से एक रीजन क्या था, हुन्स ने अटैक किया था। हालांकि इनिशियली जो गुप्त रूलर थे उन्होंने बहुत अच्छे से हुणों का सामना किया, लेकिन बाद में जो कमजोर उत्तराधिकारी थे वो इसको मैनेज नहीं कर पाए। तो हुन्स जब अटैक कर रहे थे तो बोलते हैं कि हुनों ने जब गुप्तास को पूरी तरह पराजित कर दिया, इन हुन्स को भी कैसे शामिल किया गया, तो बोल रहा है कि इनको विजेता के रूप में क्षत्रिय में जो राजपूतों के 36 कुल थे उनमें से एक में जगह दे दी। तो एक तो रीजन क्या हो रहा है इतनी सारी जाति उपजाति बनने का, कि विदेशों से कई सारे लोग आ रहे हैं, उनको सम्मिलित करना है, तो उन्हीं में जगह दे दी जा रही है धीरे धीरे नए नए जाति उपजाति के रूप में। ठीक है, वही जनजातीय लोगों को ब्राह्मण समाज में सम्मिलित कर लिया गया। कई सारे ट्राइबल्स ऐसे थे जिनको ब्राह्मण समाज में शामिल कर दिया गया, लेकिन सभी ट्राइबल्स नहीं। यहाँ पर बोल रहा है कि जो जनजाति के सरदार होते थे, कहीं के ट्राइबल एरिया है, उनके जो सरदार हैं, उनके जो मुखिया है, जो पावरफुल है, उनको बना दिया गया उच्च कुल के ब्राह्मण। ठीक है, और उन्हीं सरदार के अंतर्गत जो आम लोग हैं, जो सरदार के कंट्रोल में आम लोग हैं अपने कबीले के, उनको नीच कुल का माना गया। आप समझ पा रहे हैं? तो सब कुछ अपनी सुविधा के हिसाब से एडजस्ट किया जा रहा है। सामाजिक व्यवस्था बड़े तनाव के साथ बनाई गई, मतलब ताना बाना बड़ा भयानक तरीके से बुना गया, जो आज आपको दिखाई दे रहा है इस काल में। अब यहाँ पर तो आपने देख लिया कि किस तरह से वर्ण व्यवस्था जटिल हुई, ब्राह्मण क्षत्रिय एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और ब्राह्मण के हाथ में उत्तरदायित्व आया कि भाई अब सबको इसमें मैनेज करना है। तो कई सारी वर्ण में जातियां दिखाई देंगी, कई सारी उपजातियां दिखाई देंगी। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से जाति उपजातियों को सम्मिलित किया जा रहा था, जगह दी जा रही थी। अब आ जाते हैं शूद्रों। शूद्रों की स्थिति सुधरती है इस काल में। उन्हें रामायण महाभारत पुराणों को सुनने का अधिकार मिला, इनको ही नहीं हमें भी सुनने का अधिकार मिला। हमारी स्थिति भी यहाँ पर थोड़ी सी सुधरते हुए नजर आएगी। यानी इसके पहले तक जो शूद्र थे उन्हें ये अधिकार नहीं था, फाइनली अधिकार मिला कि रामायण महाभारत ये सब आप सुन सकते हैं। साथ ही उन्हें जो गृहस्थ संस्कार है ना, उनको या घरेलू अनुष्ठानों की भी अनुमति मिल गई कि अब आप ये घर से संबंधित संस्कार भी, जो बेसिक रिचुअल्स होते हैं वो भी कर सकते हैं, जैसे मुंडन हो गया या अन्य संस्कार है वो भी आप कर सकते हैं। 7वीं सदी से उनकी पहचान मुख्यतः कृषक के रूप में होने लग गई। और अब जो शूद्र है उनको किस जगह में घुसा दिया गया, उनको फार्मर्स के रूप में दिखाया गया, खेतीहर के रूप में दिखाया जाने लगा। ठीक है, यहां से समझ में आ गया। चलो, तो शूद्रों की स्थिति कुल मिला के अच्छी हो रही है। तो फिर क्या यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है? यहाँ पर आगे एक नई व्यवस्था जिसको क्या बोला गया, अनटचेबिलिटी या अछूत। अब अछूत वाला सिस्टम तो पहले ही आ चुका था, जो वैदिक टाइम पीरियड हमने डिस्कस करा था। तो मैंने आपको बताया था ना, वैदिक टाइम पीरियड के 2 पार्ट से, एक अर्ली वैदिक और एक लेटर वैदिक। तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को बाय बर्थ तो किया गया, वहीं से थोड़ा थोड़ा अस्पृश्यता शामिल हुई और यहां तक अस्पृश्यता अपने बिल्कुल एक्सट्रीम पर पहुंच जाएगी। कैसे? इस काल में अछूतों की संख्या में, यानी जो शूद्र थे उनको डाला गया किसमें, कृषक में डाला गया। और उन्हीं शूद्रों में से जो कुछ ऐसे काम करते थे जिनको इन्हें अपने से दूर रखना था, उनके लिए अलग जगह बना दिया। क्या बोलते हैं उनको? अछूत या अस्पृश्यता की कैटेगरी में डाल दिया गया और कई सारे लोगों को इसमें शामिल किया गया। तो अछूतों की संख्या में वृद्धि हुई, विशेषकर चांडालों की संख्या में। तथा फाहायान के अनुसार चांडाल गांव के बाहर ही बसते थे, मांस का व्यवसाय करते थे और उच्च वर्ण के लोग उनसे दूर ही रहते थे। अब देखो ये कैसे, ये काम के हिसाब से इन्होंने डिसाइड किया कि जो लोग ऐसे हैं जो मांस का काम कर रहे हैं या डेड बॉडी जला रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम जो इनके हिसाब से छुआछूत में आ जा रहा है इनके हिसाब से, तो उनको इन्होंने क्या कर दिया, बिल्कुल सेपरेट कर दिया और छूत अछूत वाली कैटेगरी में ला दिया कि ये अनटचेबिलिटी के अंडर में आएंगे। ठीक है, ये छुआछूत के अंतर्गत आएंगे। अब ये छुआछूत के अंतर्गत रहेंगे तो इनको गांव में रहने का अधिकार नहीं। यहां पर छुआछूत कैसे जटिल हो रही है कि गांव से बाहर
उनकी अपनी एक टोली बना दी जाएगी। इवन इस लेवल पर अस्पृश्यता होती थी आफ्टर इंडिपेंडेंस भी, या इंडिपेंडेंस के टाइम हमें दिखाई देता है कि आप बहुत सारे ऐसे नोवेल्स पढ़ेंगे, अगर आपको पढ़ने का मौका मिले प्लीज़ पढ़िएगा। एक्चुअली इसको पढ़ के देखकर ही फील किया जा सकता है। तो इस लेवल पर अनटचेबिलिटी होती थी। ये मैं इंडिपेंडेंस के आसपास की बात कर रही हूँ कि जब जिनको बोला जा रहा है कि आप चांडाल या इस कैटेगरी में हम आपको डाल रहे हैं, कि अगर वो गाँव, अगर उन्हें अपने टोले से बाहर निकल के कहीं जाना होता था या इस तरीके का काम होता तो बाकायदा पहले वो बजाते हुए चलते थे, जो ड्रम टाइप का कुछ होता था कि हम निकल रहे हैं, तो सारे के सारे जो गांव के लोग होते थे वो छुप जाते, उनकी परछाई भी ना पड़े। तो बड़े अलग लेवल की चीजें चल रही थी, मतलब बहुत सारी फनी टाइप की भी स्टोरीज है, कभी मौका मिलेगा तो सुनाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर यही बोल रहा है कि यहाँ पर एक छुआछूत वाला एक सेक्शन अलग से दिखाई देगा। शूद्रों की स्थिति अच्छी होगी, लेकिन उन्हीं शूद्र में से कुछ लोगों को अलग से अछूत वाली कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, गांव से अलग। अब यहाँ पर इस लेवल पर कि हमारे गांव में नहीं रह सकते, सार्वजनिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं कर सकते, ये जो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, कुएं का प्रयोग नहीं, तालाब का प्रयोग नहीं, स्कूल्स का प्रयोग नहीं, ये सब यहाँ से धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। गुप्त काल में शूद्रों की भांति स्त्रियों को भी, हमारा स्टेटस भी अच्छा हो रहा है भाई, हमें भी रामायण महाभारत पुराण सुनने का अधिकार मिल रहा है कि भाई हम जो है इन चीज़ों को सुन सकते हैं, धीरे धीरे हमारा स्टेटस सुधरेगा। ठीक है, आगे बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है देखते हैं हम। गुप्त काल में उच्च वर्णों के लोग अधिक से अधिक जमीन अर्जित करते गए, जिससे अधिक से अधिक पत्नी रखने और अधिक से अधिक संपत्ति बटोरने की प्रवृत्ति आई। अब देखो यहाँ पर ना क्या होता है कि लैंड का इंपॉर्टेंस बढ़ा। आपने देखा गुप्त काल में जमीन का महत्व तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि भाई एग्रीकल्चर हो रहा है, एग्रीकल्चर तो काफी टाइम से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो भूमि का इकट्ठा करना कि सामंती व्यवस्था है, तो ज्यादा बड़ी जमीन और जमीन कब्जा लो और जमीन कब्जा लो। अब इतनी बड़ी बड़ी जमीनें कब्जा रहे हैं, तो उन जमीनों पर उत्तराधिकारी भी हमें नियुक्त करना है। तो एक शादी की जगह दो दो शादियां, तीन तीन शादियां, चार चार शादियां, पांच पांच शादियां, ये इंट्रोड्यूस होने लग जाएगा। कई कई पत्नी रखने की परंपरा यहाँ से चलेगी। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि गुप्त कालीन जो समाज था, यहाँ पर हमें बड़ी संख्या में कई एक ही व्यक्ति एक से ज्यादा पत्नी रखते हुए हमें दिखाई देते। उसका रीजन क्या था? संपत्ति बटोरना, बड़ी संपत्ति रख रहे हैं। अब आप बहुत ही पावरफुल हो चुके हैं, आपके पास में अच्छा खासा धन भी है। अब आपके पास अच्छा धन है तो आप कई सारी पत्नियों का जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। उनके कई सारे बच्चे होंगे, वो आपके उत्तराधिकार बनेंगे अलग अलग संपत्ति की। ये सिस्टम यहाँ से हमें दिखाई दिया। तो महिलाओं की स्थिति इससे सुधर नहीं रही है। इंडिविजुअल अगर हम देखें सामाजिक व्यवस्था में, तो वो तो सुधर रही है, लेकिन अगर पर्सनल लेवल पर देखें तो इससे तो बिगड़ रही है ना। एक ही पति है, कई सारी 4 5 8 शादी करके ले आएगा, क्या करेगी लड़की? इधर से उधर धक्का खाएगी, मार पिटाई, ये सब मतलब एक्सट्रीम लेवल पर चीजें होते हुए यहाँ पर दिखेंगी। ठीक है, फिर बोल रहा है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था। अब इतना ज्यादा इस समय पैट्रियार्कल सोसाइटी, देखो आज भी मैं अगर पर्सनल लेवल पर बात करूँ ना, जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि आज भी हमारी सोसाइटी बड़े लेवल पर पैट्रियार्कल है। मतलब चाहे कितने भी लॉज बन जाए, कितने भी कानून बन जाए, लेकिन जो पितृसत्तात्मक समाज है, जो सोच है, मतलब वो तब तक नहीं सुधरेगी जब तक हम अपने बच्चों को, जो भी हमारे घर में लड़के हैं, उनको बचपन से समझाए नहीं कि हाँ तुम एज अ ह्यूमन पैदा हुए हो, एज अ मतलब आप एक केवल मनुष्य के रूप में पैदा हुए हो। लड़का वाला जो सोच भरा जाता है, और इवन लड़कियां खुद उस लेवल पर, या चाहे किसी की माँ हो गई, किसी की बहन हो गई, खुद ही वो इन्वॉल्व हो जा रहे हैं उसको पैट्रियार्कल सोसाइटी को पुश करने के लिए, फेवर करने के लिए। तो बस यहाँ पर यही बता रहा है कि पितृसत्तात्मक सोच इतनी ज्यादा हावी थी, इतनी ज्यादा हावी थी कि पत्नी को निजी संपत्ति समझा जा रहा था। मतलब तुम अपने मायके से उठकर आई हो, अब तो तुम मेरी संपत्ति, चल पानी ला कर दे, चल खाना ला कर दे, अब मैं दूसरी बीवी ले आऊं तो तुझे एडजस्ट, मतलब एक वो आपके घर एज अ पार्टनर नहीं आई है, वो आपके घर एज अ एक आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी के रूप में आई है। आप उसको जिस तरह से यूज करना आप उसको कर सकते हैं। इवन इस लेवल पर आप उसको यूज कर सकते हैं कि मेरा जीवन तेरा जीवन, मेरा मरण तेरा मरण, कि अब उनसे ये एक्सपेक्टेशंस रखी जाने लगी कि मृत्यु में भी साथ दे। जो आपने देखा था सती प्रथा, है ना, पति मर गया तो इसका क्या काम है। कई देखो इसको लाया भी इसी व्यवस्था से गया था कि पति की डेथ हो गई, अब घर में 2 भाई हैं, 3 भाई थे, एक की मृत्यु हो गई, अब उसकी पत्नी को क्या बोझ बना के रखना है, तो इससे अच्छा है तू भी जल जा, खत्म, है ना। तो
एक्चुअली ये सारी चीजें सिस्टम में ऐसे इंट्रोड्यूस कराई गई है धीरे धीरे। तो पत्नी से इतनी आशा करने लग गई कि तुम्हारा तो जीवन भी पति के साथ, तुम्हारी तो मृत्यु भी पति के साथ, तो पति मर जाए तो तुम्हें जी कर क्या करना है, तुम भी मर जाओ। और यहीं से वो सती व्यवस्था चालू होगी। मृत्यु में भी उनसे साथ देने की आशा की गई। कई कई लड़कियां जलना नहीं चाहती थी। कितना बड़ा काम होता है ना कि आप आग, जलती हुई आग पे जाकर बैठ जाओ, कितना मतलब कितनी बड़ी चीज हो जाए। उंगली भी एक टच हो जाए, मरा हुआ जले अलग है, जिंदाओं को उंगली भी टच हो जाना बहुत जरा सा लगता है ना, आग लगती है, दर्द होता है, जलन होता है, कई दिन तक जिंदा जलाया जा रहा है। कई कई ऐसी लड़कियां थी जो विद्रोह करती थी, नहीं मैं नहीं जलूंगी, उनको नशा खिला दिया जाता था और नशा खिला के बाकायदा टीका वीका सब लगा के बिठा दिया जाता था, है ना। तो या तो उस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता था कि इसी के साथ तुम्हारा जीवन खत्म है, ये सिखा दिया जाता था कि लड़की पूरी तैयार है डेडिकेशन के साथ, ये पति नहीं तो मैं नहीं ये। या तो फिर जो नहीं तैयार होती थी उनको नशा या इस तरह से देकर उस चिता पे बिठा दिया जाता था। बाद में कानून बने बहुत सारे समाज सुधारक की वजह से, आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, और आज स्थिति सुधर पाई है थोड़े लेवल पर, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि पति की चिता में आत्मदाह करने का पहला अभिलेखीय साक्ष्य जो है वो भी हमें इसी समय मिलता है, 510 एडी में मिलता है। इंस्क्रिप्शन, एरन इंस्क्रिप्शन है, जहां पर पता लगता है कि पति की चिता पर पत्नी को जलाया गया या वो जल गई, वो आत्मदाह मतलब खुद ही उसने अपने प्राण समर्पित कर दिए, उसके साथ जाके आग में जल जाती है। आप समझ गए। तो यहाँ से वो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड होते हुए हमें धीरे धीरे दिखने लगेगा। तो विमेंस का स्टेटस आप देख रहे हो क्या जा रहा है। अगर हम रिलीजियस वाइज बोले तो थोड़ा सा अच्छा स्टेटस हो रहा है। पर्सनल लेवल पर अब एक से ज्यादा पत्नी बड़ी संख्या में रखी जा रही है, ठीक है। या फिर हम देखें कि पितृसत्तात्मक समाज इतना हावी हो रहा है कि महिलाओं को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ रहा है, जीने तो जीने, मरने में भी साथ देना, पूरे नौकरों जैसा ट्रीट किया जा रहा है। उच्च वर्ण की स्त्रियां अपने पतियों पर आश्रित रहती थी। जो बड़े वर्ण की, मतलब अब उनका क्या है कि वो तो जाके कहीं छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकती ना, मजदूर की बीवी जाके घास छील ले साथ में, ये वाला। तो अब उच्च वर्ण की है तो उसको उसका स्टेटस भी मेंटेन रखना है, पूरी तरह से हस्बैंड पे आश्रित रहना है। तो उच्च वर्ण की महिलाएं पूरी तरह से अपने पति पर आश्रित होती थी, लेकिन उन्हें स्वामित्व अधिकार नहीं रहता था। मतलब कोई भी उसका प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं होता था। ये तो बाद में लाया गया ना। अभी भी क्या है, हस्बैंड के यहाँ पर तो केवल आपको क्या मिलता है कि खर्चा पानी वाला सिस्टम है। अगर डाइवोर्स हो रहा है, कुछ हो रहा है, पिता की प्रॉपर्टी में आपको एक हिस्सा मिलने का व्यवस्था ला दी गई, कानूनी व्यवस्था। तो यहाँ पर यही था कि पतियों पर आश्रित होती थी, उनको स्वामित्व का अधिकार नहीं होता था। जब शादी होती थी उस समय वधु को जो भी दिया जाता था, आभूषण, वस्त्र, अलंकरण, वही उसका स्त्री धन माना जाता था। जो भी चढ़ा दिया यही इसका प्रॉपर्टी है, यही सब कुछ है। और गुप्त और गुप्तोत्तर काल की स्मृतियों में तो इन भेंटों का दायरा बढ़ा दिया गया। धीरे धीरे हमें पता लगता है कि इस तरह के भेंट ज्यादा दे दिए जाते थे और यही स्त्री धन जो है उसकी संपत्ति होती थी, बाकी उसका संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं होता था। तो कुल मिला के ओवरऑल आप यहां से जज कर सकते हैं विमेन का स्टेटस किस सेक्शन में अच्छा हो रहा है, किस सेक्शन में डाउन जा रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बौद्ध धर्म की अवस्था। अब धार्मिक व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इस समय क्या हो रहा है, बुद्धिज्म प्रमोट हो रहा है या क्या हो रहा है, कौन सा धर्म हमें यहाँ पे फ्लोरिस्ड होते हुए दिखाई देता है। गुप्त काल में बौद्ध धर्म को राजाश्रय मिलना बहुत घट गया तथा फाहियान के अनुसार बौद्ध धर्म बहुत समुन्नत स्थिति में था। बोल रहे कि गुप्त कालीन जो शासक थे इन्होंने बड़े लेवल पर कोई बहुत ज्यादा राजाश्रय नहीं दिया। जैसे आप देखते हैं ना कि इसके पहले तक बौद्ध धर्म का स्टेटस बहुत अच्छा था। कैसे अच्छा था, मौर्यंस जो थे उन्होंने बहुत अच्छे से इसको क्या किया था, प्रमोट किया था, ठीक है। इसके बाद से मौर्यंस के बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कुशान्स की, तो कुशान्स जो है उन्होंने भी इनको संरक्षण दिया था। लेकिन अगर बात करते कुषाण के बाद आते गुप्ताज, तो ये जो गुप्ताज हमें दिखाई देते ना, ये उतने बड़े संरक्षण नहीं हुए थे बुद्धिज्म के, क्योंकि ये वैष्णव धर्म को फॉलो करते हुए हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। और इसकी जानकारी खुद फाहियान बताता है। इस धर्म का उत्कर्ष अशोक और कनिष्क के दिनों में था। अशोक जो मौर्यन एम्पायर का किंग था जो बुद्धिज्म को प्रमोट करता है, कनिष्क जो कुषाण एम्पायर का, कुषाण डायनेस्टी का किंग था जो बुद्धिज्म को प्रमोट करता है। तो बोल रहे हैं कि अगर हम उन दोनों से पैरेलल कंपैरिजन करें, मौर्यन और पोस्ट मौर्यन, तो मौर्यंस में अशोका, पोस्ट मौर्यन में कनिष्क ने जितना प्रमोट किया था उस लेवल पर हमें गुप्ताज के टाइम पीरियड में चीजें होते हुए नहीं दिखाई देती। हालांकि इस काल में स्तूप, विहार का निर्माण हुआ तथा नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र भी बना। मतलब चीजें हो रही हैं लेकिन वो लेवल का प्रमोट यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर बुद्धिज्म के, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हमने देखा था बहुत सारे सन्यासियों को अच्छी बड़ी संख्या में दान दक्षिणा मिलती है, स्तूप बन रहा है, विहार बन रहा है, नालंदा बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में उभर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में प्रमोट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो किसको प्रमोट किया जा रहा है, कौन सा धर्म का उद्भव होते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें
दिखाई दे रहा है भागवत संप्रदाय का उद्भव और विकास, जो कि कृष्ण से संबंधित है, उनके अवतार से संबंधित है। भागवत धर्म का केंद्र बिंदु भागवत या विष्णु की पूजा है, ठीक है। मतलब ये कि जो विष्णु भगवान है उनकी पूजा करने वाले ही क्या कहलाते हैं, भागवत धर्म के फॉलोअर्स कहलाते हैं, ठीक है। इसका उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ। इस रिलीजन की बात कर रहे हैं, सॉरी है तो ये हिंदू धर्म का ही हिस्सा। बोल रहे कि जो भागवत धर्म है इसका उद्भव ओरिजिन होते हुए हमें कब दिखाई देता, पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में, मौर्योत्तर काल में। वैदिक काल में विष्णु गॉड देवता थे। वैदिक टाइम पीरियड में वैसे भी आपको पता है ना कि जो हमारा ये अर्ली वैदिक टाइम पीरियड है वहाँ पे इंद्र अग्नि ये पावरफुल थे। लेटर वैदिक में त्रिदेव का कंसेप्ट भी आया था, लेकिन महत्वपूर्ण में नहीं थे। तो वैदिक काल में तो विष्णु गॉड देवता थे, लेकिन ईसा पूर्व दूसरी सदी में आते आते, सेकेंड सेंचुरी बीसी तक आते आते वह नारायण नामक देवता से अभिन्न हो गए, यानी कि एक दूसरे देवता से उनका मिलाप हो गया और वो पावरफुल हो जाएंगे। नारायण मूलतः अवैदिक जनजातीय देवता थे। तो विष्णु का हिस्सा, विष्णु जो वो किसका हिस्सा बन जाते हैं, तो विष्णु भगवान हिस्सा बन जाते हैं नारायण देवता का। और जो नारायण देवता है वो जनजातियों के देवता थे। तो अब ये दोनों एक साथ मिल गए तो थोड़ा सा वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नारायण मूलतः अवैदिक जनजातीय देवता थे, वह भगवत कहलाते थे और उसका उपासक भागवत कहलाता था। तो विष्णु का महत्व हमें दिखाई देता है कब से, वैदिक टाइम पीरियड से। और बोल रहा है कि सेकेंड सेंचुरी बीसी के आसपास हमें दिखाई देता है नारायण जो जनजातीय देवता थे उनका महत्व, जो ये दोनों मिले नारायण के उपासक भगवत कहलाते थे। तो जब ये विष्णु नारायण इन दोनों को एक अभिन्न माना गया, अवतार माना गया, तो वहीं से ये भागवत वाला कंसेप्ट हमें दिखाई देता है, ठीक है। आगे चलकर विष्णु पश्चिमी भारत के निवासी जिनका नाम था वृष्णि काल के एक पौराणिक महापुरुष से मिल गए जो कृष्ण वासुदेव कहलाए। तो आगे विष्णु का ही अवतार किसे माना गया, कृष्ण वासुदेव को माना गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब कृष्ण वासुदेव जो वहाँ के ऑलरेडी देवता थे, जब उन्हें विष्णु का अवतार माना गया तो विष्णु का स्टेटस और ऊंचा हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं। आगे बोल रहा है कि कृष्ण की विष्णु से अभिन्नता दिखाने के उद्देश्य से महान गाथा काव्य महाभारत को नया रूप दिया गया। और आगे चल के 200 ईसा पूर्व तक आते आते उपासकों की ये तीनों धाराएं एक हो गए और ये तीनों संपूर्ण रूप से मिलकर ही भागवत वैष्णव संप्रदाय के रूप में जाने गए, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो भागवत है, भागवत धर्म की बात कर रहा है, इसका ओरिजिन हमें पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में दिख रहा है। और इसमें हमें तीन जो रूप है विष्णु के वो दिखाई दे रहे, खुद विष्णु जो हमें दिखाई दे रहे हैं, विष्णु भगवान कब से, लेटर वैदिक टाइम पीरियड से, ठीक है। फिर उसके बाद से बोल रहे हैं नारायण जो इनका अभिन्न अंग माने गए। फिर बोल रहा है कि कृष्ण वासुदेव जो इनका अभिन्न अंग माने गए। और ये सम्मिलित रूप से जो है हमें किस रूप में दिखाई दिए, वैष्णव संप्रदाय के रूप में दिखाई दिए, जो इसी का परिणाम हमें दिखता है, ठीक है। भागवत संप्रदाय के मुख्यतः तत्व है भक्ति और अहिंसा। बोल रहा है कि ये जो भागवत संप्रदाय जिसके फॉलोअर्स हुए थे गुप्ताज, ये किसकी बात करता है, ये बात करता है किसकी, भक्ति की, है ना। भक्ति करनी है आपको, हिंसा की बात करता है, ठीक है। भक्ति और अहिंसा, सॉरी हिंसा नहीं, अहिंसा की बात करता है, यानी कि लड़ाई झगड़ा। यानी अब आप बोलोगे कि अहिंसा की बात करता है तो फिर महाभारत क्यों हुआ, उसका अलग कंसेप्ट है, ठीक है। अहिंसा किस कंटेक्स्ट में और हिंसा किस कंटेक्स्ट में, ठीक है। यह लोग विष्णु की प्रतिमा की पूजा करते हैं और जौ और तिल इस तरह के जो चीजें हैं उनको ये चढ़ावे के रूप में चढ़ाते हैं। यह नया धर्म परम उदार था तथा इसने विदेशियों को भी अपनी ओर आकर्षित किया। आज आप देखेंगे बहुत सारे फॉरेनर्स जो हैं वो बहुत बड़े लेवल पर भक्ति करते हैं, भागवत गीता को पढ़ते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। बहुत सारे आपको ऐसे टेम्पल्स भी दिखाई देंगे जहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स जो हैं उनकी पूरी इंगेजमेंट है, इंडिया में नहीं इंडिया के बाहर भी। तो बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा उदार धर्म था ना जिसने धर्म मतलब अलग मत समझ लेना, हिंदू धर्म का ही पार्ट है, कि जिसने विदेशियों को भी आकर्षित किया अपनी ओर, ठीक है। गुप्त काल में आकर महायान बौद्ध धर्म की तुलना में भागवत या फिर वैष्णव संप्रदाय ज्यादा अधिक प्रभावित हो गया और इसने अवतारवाद का उपदेश दिया। अवतारी माने गए ना अलग अलग विष्णु जी के, और इतिहास को विष्णु जी के 10 अवतारों के चक्र के रूप में पूरा लिख दिया कि ये काल ये विष्णु का अवतार, ये काल ये विष्णु का अवतार। इवन महात्मा बुद्ध को भी यहाँ पर विष्णु के एक अवतार के रूप में ही जगह दे दी गई। और यहाँ से बौद्ध धर्म जो अपनी ओरिजिनलिटी को लेकर चलता है ना, वो खत्म हो गया और वो हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा बन गया, यानी कि इंडिविजुअलिटीज,
तो अभी तक जो बुद्धिज्म की एक अपनी इंडिविजुअलिटी थी ना, कि बौद्ध धर्म अपना एक ओरिजिन हुआ, इंडिविजुअल लेकर चल रहा था, वो यहाँ पर विष्णु जो है उन्हीं के अवतार के रूप में महात्मा बुद्ध को मान लिया गया, एक अवतार माना गया और उसमें सम्मिलित कर लिया। और बुद्धिज्म ने अपनी जो एक आइडेंटिटी थी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, उसको खो देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 6ठी सदी में आकर विष्णु की गणना शिव और ब्रह्मा के साथ त्रिदेव के रूप में होने लगे। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ऑलरेडी कंसेप्ट आ चुका था। गुप्त वंश के कुछ राजा शिव के उपासक भी हुए, जो संहार या प्रलय के देवता हैं। तो बेसिकली जो गुप्तास थे ये वैष्णव धर्म के विष्णु के उपासक थे, भागवत धर्म के उपासक थे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी गुप्त राजा हुए जो शिव जी के उपासक हुए क्योंकि यहाँ पे त्रिदेव वाला कंसेप्ट हमें दिखाई देता है। गुप्त काल में मूर्ति पूजा ब्राह्मण धर्म का सामान्य लक्षण बन गया और मूर्ति पूजा ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। देखो, मूर्ति पूजा हमें सबसे पहले लेटर वैदिक टाइम पीरियड में दिखाई दी थी, सबसे पहले छोटे लेवल पर, ठीक है। वहाँ से हमें मूर्ति पूजा जैसे वैदिक रिलीजन की अगर मैं बात करूँ, वैसे तो मूर्ति पूजा इंडस वैली सिविलाइजेशन में चालू हो चुकी थी ना, महिलाओं की मृण मूर्तियां बनाकर पूजा करे, स्त्री देवी है ना, या पुरुष भी पशुपति। तो मूर्ति पूजा इंडस वैली सिविलाइजेशन में आया। वैदिक टाइम पीरियड में जो मूर्ति पूजा वो लेटर वैदिक में छोटे लेवल पर दिखाई देता, अर्ली वैदिक में तो केवल यज्ञ आहुति ही हुआ करती थी, ठीक है। फिर मूर्ति पूजा आगे बढ़ेगी, लेकिन मानव मूर्ति पूजा सबसे पहले महात्मा बुद्ध की होती है। कब? कनिष्क के टाइम पीरियड में, जब महायान सेक्ट आया और महात्मा बुद्ध और बड़े बौद्ध सन्यासियों की मूर्ति बन के पूजा होने लग जाएगी। और इस टाइम पीरियड तक जो मूर्ति पूजा है ना, वो ब्राह्मण धर्म का सामान्य लक्षण, मतलब अब ब्राह्मणिज्म में बड़ी संख्या में मूर्ति पूजा चालू हो जाएगी। इसके पहले बुद्धिज्म में हो रही थी, यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। गुप्त वंशी राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहनशीलता का मार्ग अपनाया, ये थोड़ा सा स्टार बना लेंगे। एग्जाम में ना कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो थोड़ा फंसाने के लिए यूज किया जा सकता है, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। कैसे कि कौन से ऐसे शासक हैं उनके बारे में डाल देगा कि भाई ये इस धर्म के खिलाफ थे या ये सहिष्णु नहीं थे। तो अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, जैसे अशोका पढ़ा, आपने देखा कि भले वो बुद्धिज्म के फॉलोअर है, लेकिन ये बाकी रिलीजन के प्रति भी काफी टॉलरेंस थे, उनको भी फलने फूलने का मौका दे रहे थे, ठीक है। चाहे आपने यहाँ पढ़ा, ये भी बाकी रिलीजन के प्रति काफी टॉलरेंस थे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कलाएं, अब आर्ट की बात करते हैं, यहां से हमें पता लगेगा कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, गोल्डन एज के रूप में क्यों जाना जाता है। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है, ठीक है। गोल्डन एज या गोल्डन पीरियड कहा जाता है। यह बात आर्थिक क्षेत्र में सही नहीं मानी गई है। अगर इकोनॉमिकली देखें तो हमने अभी इनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पढ़कर आए, टैक्सेशन सिस्टम जो देख रहे हैं हम, ट्रेड वाइज इतना है नहीं। एग्रीकल्चर में भी आप देख रहे हैं समानती व्यवस्था ज़्यादा पावरफुल हुई पड़ी है। करेंसी भी हम देख रहे हैं, अगर कंपेयर करें तो कुशांत के लेवल की करेंसी भी इशू नहीं कर रहे हैं। गोल्ड कॉइन जो ले दे के इशू करें वो भी बहुत प्योर नहीं है। तो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, जिसके लिए इनको गोल्डन पीरियड कहा जाए, गोल्डन एज कहा जाए। इससे पहले हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी देखकर आ चुके हैं। तो यह बात जो बोली गई ना स्वर्णिम युग, ये आर्थिक क्षेत्र के रूप में इन पे लागू नहीं होती, क्योंकि इस काल में उत्तर भारत में कई नगरों का पतन हुआ था। अगर आप गुप्ता टाइम पीरियड में देखो तो बहुत सारी ऐसे नगर हैं जो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं। तो उस कंटेक्स्ट में तो आप बोल नहीं सकते इसे। गुप्तों के पास सोना भारी मात्रा में था तथा उन्होंने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, लेकिन ये गोल्ड कॉइन्स भी उतने प्योर नहीं थे, ठीक है। अमीर और रईस लोग अपनी आय का कुछ भाग कला और साहित्य पर खर्च करते थे और लोगों के भरण पोषण में लगाते थे जो कला साहित्य में लगे थे। तो देखो इस समय पे क्या था कि लोगों के पास में अच्छा खासा धन था। हम देख रहे हैं सामंती व्यवस्था भी काफी पावरफुल हो रही थी। तो जो ऐसे अमीर रईस लोग थे, चाहे सामंत हो गए, चाहे व्यावसायिक वर्ग हो गए, इन लोगों के पास अच्छा पैसा था और ये लोग अब उन लोगों को संरक्षण देने लगे थे जो कला के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए थे, साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं कला और साहित्य इस समय पे बड़े बड़े लेवल पर प्रमोट होते हुए दिखाई देगा। समुद्रगुप्त की अगर मैं बात करूं, जो कि गुप्ता के रूलर थे, इनके कॉइन्स पे हमें वीणा बजाते हुए इनका क्या दिखाई देता है, आकृति दिखाई देती है। यानी ये खुद भी कला प्रेमी थे, है ना, वीणा वादक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर मैं बात करूं, जो हमें इनके थर्ड इंपॉर्टेंट रूलर दिखाई देते हैं, इनके दरबार में तो 9 विद्वान 9 जो स्कॉलर्स थे उनको जगह दी गई थी। दरबार 9 बड़े रत्नों से अलंकृत था और वो सारे के सारे स्कॉलर्स अलग अलग लेवल पर आर्ट लिटरेचर से जुड़े हुए थे। तो यानी कि इस समय के राजा भी बड़े लेवल पर संरक्षण दे रहे हैं, किसको, आर्ट
लिटरेचर, इन सारी चीज़ों को। तो गुप्त काल में ये जो आर्ट लिटरेचर को इतना बड़ा संरक्षण दिया गया और वो जो फला फूला है, चाहे कला या साहित्य, उस कंटेक्स्ट में हम गुप्त काल को स्वर्णिम काल कह सकते हैं। ठीक है, बात करें अगर हम आर्किटेक्चर की, वास्तुकला की, तो गुप्त काल में सारनाथ और मथुरा में बुद्ध की सुंदर, सॉरी अभी ये यहीं पे बता रहा है आर्ट की, कि आप देखो कि गुप्त काल में आपको महात्मा बुद्ध की सारनाथ हो गए, मथुरा हो गए, बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनती हुई दिखाई देती है। बौद्ध कला सर्वश्रेष्ठ नमूना अगर हम देखें तो वो हमें कहाँ दिखाई देता है, अजंता की चित्रावली, वहां पे हमें जो दिखाई देता है अजंता में, अजंता की गुफाओं में, वो बौद्ध कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है, जो किसके टाइम पीरियड में फलता फूलता है, गुप्तों के टाइम पीरियड में फलता फूलता है। तो कला और साहित्य का जो विकास हुआ है ना, चाहे महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनने की बात करें, वो हमें इस समय पीक लेवल पर दिखता है, जिसकी वजह से इसे गोल्डन पीरियड कहा गया है। इस काल में हम संपूर्ण देव मंडल पाते हैं, जहां मुख्य देवता है और चारों ओर उनके परिचर और गौड़ देवता एक ही पट्ट पर विराजमान है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज आपको बता रहा है कि कला का एक और रूप हम पाते हैं कि ये जो आप कभी किसी मंदिर में गए होंगे, आपने उस मंदिर में देखा होगा कि बीच में एक भगवान जी बनाकर बिठाए गए हैं, मेन भगवान होंगे, और इनके किनारे में छोटे छोटे भगवान होंगे जिनकी आकृति कंपेरेटिवली इनसे छोटी होगी। ठीक है, और आप जब दिया जलाते हैं तो आप देखेंगे इनको विशेष रूप से पूजा जाता है, बाकियों को थोड़ा सा अगरबत्ती धूपबत्ती दिखा के साइड से पूछ दिया जाता है, ये मेन देवता होते हैं। ठीक है, तो ये जो परिपाटी चालू होती है ना, कि एक मुख्य देवता और साइड साइड में गौड़ देवता, वो भी कलाकृति इसी समय पे हमें दिखाई देता है। देव मंडल जिसे बोला जा रहा है, कि देवों का एक पूरा ग्रुप है जिसमें एक मेन देवता है और बाकी छोटे छोटे हमें देव दिखाई देते हैं। तो ये भी कला का एक नमूना है जो यहाँ दिखाई देता है। तो कला साहित्य के क्षेत्र में बहुत फलता फूलता है गुप्त काल, जिसकी वजह से इसे स्वर्णिम युग कहा गया है। और अगर हम वास्तुकला की बात करें तो वास्तुकला में इतना बड़े लेवल पर चीजें हमें होते हुए नहीं दिखाई देती है, आर्किटेक्चर वाइज हमें कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जब भी आप इस तरह वाली क्लासेस लेना, जैसे हमने मौर्यंस के बारे में पढ़ा, रूलर्स के बारे में तो स्टोरी होगी, उसके बाद पहले का क्या होता था सिविल सर्विसेज की तैयारी की, केवल राजा, कितनी पत्नी, कौन सा चप्पल पहनता था, क्या खाता था, किसको झापड़ मारा, इस तरह के फैक्चुअल डेटा पर फोकस किया जाता था। आज से कई साल पहले की मैं बात बता रही हूँ। अब क्या हो गया है, अब पैटर्न चेंज, अब क्या हमें राजा के बारे में नहीं ज्यादा स्टडी करना है, उनके बारे में बेसिक हमने पढ़ लिया, बस उसमें घुसने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल, क्या करते थे नहीं, हमने राजा के बारे में जाना जितना हमारे काम का था, इंपॉर्टेंट वॉर्स, नाम, टाइम पीरियड, ये सब देखा। उसके बाद से उस समय की सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उसको हम नेक्स्ट से भी कंपेयर करने वाले हैं, फिर उसके नेक्स्ट पैरेलल कंपेयर करने वाले हैं। तो इसलिए ये जो हॉरिजॉन्टल चीजें बढ़ रही है ना, कि इसको बहुत ध्यान रखना है। जैसे अभी आपने गुप्तास का आज पढ़ा है, तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए क्यों हो रहा है। सबसे पहले गुप्तास का आते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन है। ठीक है, हमें दिखाई दे रहा है बुद्धिज्म यहाँ पर एक तरह से धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, ब्राह्मणिज्म प्रमोट हो रहा है, वैष्णवाइट प्रमोट हो रहे हैं, क्यों हो रहा है, ये सब बेसिक्स अगर आपके क्लियर है तो खुद ब खुद सारा स्टोरी आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, आप खुद उसको हैंडल कर लोगे कि इसकी वजह से यहाँ पर हमें ये होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि यूपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन तो आपको मिलने नहीं वाला है, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तो आप इजीली हैंडल कर लेंगे, चाहे प्री में चाहे मेन्स में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, और क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका भी आंसर वहां पर जरूर कीजिए, और लगातार सेशन से जुड़े रहिए, बीच में मत छोड़िए। और एग्जाम आएगा तब ये सीरीज हम कवर करेंगे ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, अभी इसको कवर कर लीजिए। एग्जाम तक यानी दिसंबर तक ही आप इसको 2 से 3 बार रिवाइज दे दीजिए, और एग्जाम टाइम में तो बिल्कुल प्रिपेयर होकर आपको जाना है। ठीक है, तो ये आर.एस. शर्मा बुक जो है ऑलमोस्ट डन होने वाली है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। आर्ट एंड कल्चर मिडेवल भी हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो चीजें बहुत सारी आपको डिलीवर होने वाली है, डेली ही ऑलमोस्ट क्लास होंगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नए सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।